तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत कुमार है और मैं बीआरसी में साइंटिस्ट हूँ। और 2020 में मैंने बीआरसी का एग्ज़ाम क्रैक किया था और उसके बाद मेरा इंटरव्यू 2020 में अच्छा हुआ और मैं सेलेक्ट हो गया और अभी मैं बीआरसी में साइंटिस्ट हूँ। तो ऑलरेडी मैं 2 या 3 वीडियो बना चुका हूँ बीआरसी 2023 को लेके, और ये मेरा शायद 4th वीडियो रहेगा। लेकिन ये वीडियो आज बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट उनके लिए है जिन्होंने अभी तक बीआरसी 2023 का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है, और उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग गेट में 2023 वाले में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं लेकिन वो प्लान नहीं कर रहे हैं कि बीआरसी 2023 का हम अच्छे से एग्ज़ाम लिखें या उसका उतना अच्छे से इंटरव्यू दें। और उनके लिए भी जो गेट 2022 का एग्ज़ाम लिख चुके हैं उनका अच्छा रैंक आया है, और वो लोग ये हैं कि या तो उनकी कहीं पीएसयू में जॉब लग चुकी है तो छोड़ो जाने देते हैं, या फिर ये है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई बीआरसी में हमारा एग्ज़ाम तो हो गया है, मतलब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं पर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आज। तो मेनली क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले ये कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 26 की मॉर्निंग को 2 बजे। तो अभी से काउंट किया जाए तो 3 दिन फरवरी में और 5 दिन आपको मार्च में मिल रहा है। लास्ट डेट इसकी 5 मार्च है। बीआरसी 2023 के जो एग्ज़ाम होने वाला है इनका सीबीटी, उसके फॉर्म को फिल करने की। ठीक है, और ये फॉर्म तो तुमको भरना ही पड़ेगा क्योंकि जो गेट के थ्रू आ रहे हैं उनको भी फॉर्म भरना है। अगर एग्ज़ाम नहीं देना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, मैं सीधा गेट के थ्रू जाना चाहता हूँ, लेकिन फॉर्म तो उनको भी भरना है। ये हो गया पहली बात। तो अभी से 8 दिन हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, तो उनको फॉर्म क्यों भरना चाहिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन जिसको मैं अभी आंसर करने वाला हूँ। दूसरी बात, जिनके गेट में अच्छे मार्क्स हैं, जिनकी रैंक 200 के अंदर आ रही है, वो लोग बीआरसी का जो ये फॉर्म है उनको फिल करना है, तभी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। तो वो लोग फॉर्म को क्यों भरें? सभी लोग, जनरली कुछ लोग छोड़ देते हैं, तो वो सभी लोग भरें। ठीक है, सभी लोग क्यों भरें उसका जवाब मैं दूंगा। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन होगा जिसका मैं जवाब देने वाला हूँ। और थर्ड, ये जो गेट 2022 दिए, अच्छी रैंक आई, उस टाइम पे शायद बीआरसी का एग्ज़ाम देने मतलब इंटरव्यू देने गए कि नहीं गए मुझे पता नहीं है, तुमको पता होगा। और या फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या किसी ने फॉर्म नहीं भरा, जो भी है, अब जहाँ पे भी इस टाइम पे वो है वो अलग चीज़ है। तो अगर उनका मन है बीआरसी 2023 का इंटरव्यू देने का, जिनकी रैंक अच्छी आ चुकी है गेट 2022 में, वो लोग क्यों फॉर्म भरें बीआरसी का? ये मेरे 3 क्वेश्चन हैं, पहले मैं इसके जवाब दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, देखो अब हम जॉब तो करने जा रहे हैं और मतलब हम जो इंटरव्यू दे रहे हैं बीआरसी का, वो एक मेनली अभी पर्सन सोचता है कि ठीक है ये हमारी एक जॉब है। तो जॉब के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सैलरी। तो जनरली क्या है, एक मार्केट में रहता है कि जो पैकेज है वो ज़्यादा पैकेज किस में है? पीएसयू में ज़्यादा पैकेज है। किसके कंपेरिजन की बात कर रहा हूँ मैं? अपने बीआरसी को फोकस करते हैं आज, बीआरसी कंपेरिजन में ज़्यादा पैकेज है। तो सबसे पहले आज इसकी बात करते हैं कि वो सच में बीआरसी का पैकेज जो है वो पीएसयू के पैकेज से ज़्यादा है, कम है या बराबर है। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं आज, क्योंकि पैसों पे सारा कुछ गेम होता है। तो यहीं से हम बात करेंगे कि पैसे कितने हैं, उससे पहले एक मोटिवेशन लेंगे कि इसका फॉर्म क्यों भरना है। फिर ठीक है, मोटिवेशन आ गया, पैसे अच्छे खासे हैं इसमें, मोटिवेशन आया कि हम फॉर्म भरेंगे। फिर क्वेश्चन सेकंड आता है कि अगर फॉर्म भर दिया हमने, ठीक है, तो जो लोग डायरेक्ट जाएंगे, जो गेट 2022 और 23 के थ्रू डायरेक्ट जाएंगे, उनका क्वेश्चन आएगा कि क्या गारंटी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू में? क्योंकि मार्केट में ये है कि भाई 1:16 का रेशियो रहता है, 16 लोग जाएंगे, 1% उसमें से लेंगे। हाँ, ये सही बात है, इसका जवाब देंगे लेकिन टेक्निकल तरीके से। सेकंड ये कि जो लोग बोलें कि ठीक है हमारा बीआरसी जो गेट का एग्ज़ाम हुआ है 23 का 22 का, वो उसमें हमारा अच्छा स्कोर नहीं हुआ है, लेकिन हम बहुत मेहनत करते हैं, अभी 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने और 3 से 4 दिन बचे हुए हैं अभी, तो बहुत मेहनत करते हैं हम, बीआरसी 2023 का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, सीबीटी एग्ज़ाम। उसके बाद हम जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो हमारी क्या गारंटी है कि हमारा इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाएगा?
ये दो जो जनरल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर करेंगे। इसके बाद पहले सैलरी पॉइंट पर बात करेंगे, पैसों की बात करेंगे, मनी, और दूसरा बात करेंगे कि सिलेक्शन हो जाएगा हमारा, क्या गारंटी है उसकी। क्योंकि एक तरह से लगता है ना कि पीएसयू कोई पीएसयू टारगेट करते हैं, उस पीएसयू में पढ़ो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है कि वहाँ पे चांस बनेगा। लेकिन अगर बीआरसी का एग्जाम देने जा रहे हो तो तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ने जाना है? ओनली टेक्निकल। क्योंकि उनका पहला क्वेश्चन ही सिंपल ये होता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, और वो क्वेश्चन जनरल है। अगर तुम जाके बहुत नॉर्मली बैठ जाओगे ना कंफर्टेबली, तो हो सकता है तुमसे ये क्वेश्चन भी ना पूछें। वो सारा कुछ इसलिए पूछते हैं तुमको नॉर्मल कंफर्टेबल करने के लिए। देन उसके बाद जैसे ही रहेगा कि तुम नॉर्मल हो गए, वो चाहे 1 मिनट हो, चाहे वो 3 से 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, जितना भी हो, उसके बाद आप वो स्टार्ट कर देंगे तुम्हारे ऊपर टेक्निकल क्वेश्चन डालना। बहुत ईजी से स्टार्ट करेंगे और फिर बड़े लेवल तक लेके जाएंगे तुमको। जनरल होता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो मतलब अभी मेनली क्या है कि पूरा का पूरा इंटरव्यू का टेक्निकल रहने वाला है, और बाकी पीएसयू जो इंटरव्यू होता है वो छोटा टेक्निकल रहता है। बाकी उनका जनरल उसके ऊपर रहता है कि पीएसयू में क्यों आना चाहते हो, तुम्हें क्या पता है पीएसयू के बारे में, या फिर जो भी है, ठीक है। इसके बारे में बात करें, 2 चीज़ हो गई। अच्छा, अब थर्ड चीज़ क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इन 2 चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है, वो मेनली क्या है, जो बंदे अभी मोटिवेट होंगे कि हाँ ठीक है चलो हम फॉर्म भरते हैं, दोनों गेट वाले भी और जो रिटर्न टेस्ट देना चाहते हैं वो भी, तो उनके लिए थोड़ा जनरल की क्या प्रोसीजर है, जो फॉर्म है उसको भरो, भरने के बाद उसकी डेट, लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, और उसके बाद उसका एग्ज़ाम कब होगा, और जिनको एग्ज़ाम देना है, और जो गेट 22 में 23 में अच्छा स्कोर किए हैं वो लोग भी डायरेक्ट अपना फिल कर सकते हैं स्कोर कार्ड, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू ले जाएंगे। लेकिन मेरा उनके लिए भी एक मानना है कि वो भी अच्छे से पढ़ें और वो भी सीबीटी एग्जाम दें, सारे के सारे बंदे सीबीटी को सिलेक्ट करें, ठीक है। तो क्या है, उसको एग्जाम को दें, दोनों में जाए आप, सीबीटी पे अच्छा स्कोर हुआ, गेट में अच्छा स्कोर, तब भी जाओ, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा, जब तुम्हें पहले मोटिवेशन मिले पैसों के मामले में, और दूसरा मोटिवेशन तुमको मिले कि हमारा इंटरव्यू क्रैक हो सकता है, तब तो तुम फॉर्म भरने जाओगे। तो थर्ड हम इसकी बात करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं पैसों की बात। तो जनरली हमने देखा है कि भाई IOCL मैकेनिकल कोर ब्रांचों के लिए काफ़ी अच्छा पैकेज रखती है, ONGC गेल है, सेल है, काफ़ी अच्छा पैकेज रखती है। सबका पैकेज 20 लाख मान के चलते हैं, 20 के आसपास है जो महारत्ना अपनी PSU है, क्योंकि सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है अभी मार्केट में, ठीक है, अगर तुम गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अब बात करते हैं सबसे पहले हम मनी की, कि BRC के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मनी क्या है, पैसा कितना मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले मान के चलते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि इसकी गारंटी मैं लूँगा इस वीडियो के एंड में। तो सिलेक्शन तुम्हारा हो गया, तो सबसे पहले क्या होगा, कॉलेज लाइफ जी तुमने, फर्स्ट टू फाइनल ईयर तक 4 साल तुमने कॉलेज लाइफ जी। तो सबसे जो बेस्ट ईयर होते हैं तुम्हारे, फर्स्ट ईयर होता है घूमने फिरने मजे लेने के लिए, और सेकंड ईयर होता है थोड़ा सा, मतलब दोनों, तुम पढ़ाई के मुंह में जाते हो, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कर लेते, थोड़ा मस्ती वस्ती भी करेंगे। फिर आता थर्ड ईयर में क्या होता है, तुम थोड़ा मस्ती थोड़ा कम करते हो और थोड़ा अभी टेक्निकल नॉलेज लेते हो, अपने कोर में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो, क्योंकि तुमको नेक्स्ट ईयर प्लेसमेंट में बैठना होता है, ये होता है। लेकिन जब तुम थर्ड ईयर में होते हो तो ये चीज़ तो हो गई, यही चीज़ सेम होती है जब यहाँ के आप ट्रेनिंग स्कूल में पहुँचोगे। लेकिन एक अंतर है, बस एक अंतर क्या है, यहाँ पर थर्ड ईयर में होते हो कॉलेज के में, तो यहाँ पर तुम्हारे पास मनी नहीं होती, पैसा नहीं होता, मतलब बीच में कुछ संडे आया या सैटरडे आया या कोई छुट्टी है तो मज़े करने के लिए पैसा नहीं है, छुट्टी तो आई पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, छुट्टी तो यहाँ पे भी रहती है, यहाँ का इनका ट्रेनिंग स्कूल होता है, यहाँ पैसा होता है, ठीक है। तो तुम मेनली क्या है, अब इसको समझना कि तुम्हारा जो थर्ड ईयर का कॉलेज की लाइफ होती है वो तुमको वापस मिलती है, एक बार दोबारा तुम कॉलेज लाइफ जीने का तुमको मौका देता है BRC। और इनका जो ट्रेनिंग स्कूल है, मैं बता रहा हूँ, बहुत शानदार ट्रेनिंग स्कूल है, इतना मज़ा है, क्योंकि तुम ग्रुप में रहोगे, वापस से वही सेम फीलिंग, वही सेम बकचोदियाँ तुम करोगे, और जो कॉलेज के थर्ड ईयर में करते हो, वही दोस्ती यारी, वही सब कुछ, मतलब काफ़ी कुछ बोल नहीं सकता, वो समझ जाना कि क्या क्या करोगे, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे पास पैसा होगा, तो पैसा कितना होगा तो होता है, तो जो इनका ट्रेनिंग होता है, मतलब स्टाइपेंड जो देते हैं वो है 55,000 पर मंथ का। और उसके बाद क्या, जैसे तुम ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद तुरंत उसी फर्स्ट सैलरी आई उसमें तुमको मिलेगा 18,000 रुपीज़, जो तुम्हें मिलता है कि तुम बुक परचेज कर सकते हो पूरे साल। तुमको कोई भी तो तुम्हारा मन करे वो बुक परचेज कर सकते हो, कोई भी टेक्निकल बुक तुम्हारा मन कर रहा है,
और बुक नहीं तो तुम आजकल आईपैड के लिए भी अलाउ करते हैं कि तुम आईपैड भी परचेज कर सकते हो और ऑनलाइन जो भी तुमको पढ़ना पढ़ सकते हो इस तरीके से। तो 18,000 रुपीज़ तुम्हें वन टाइम मिलेगा और 55,000 पर मंथ तुमको मिलेगा पूरे 1 साल ट्रेनिंग स्कूल में मिलेगा तुमको। तो तुम्हारे पास पैसा आ गया ट्रेनिंग स्कूल में। और ये क्या है, नॉन टैक्सेबल है, टैक्स की स्कीम आएगा, टैक्स आपको लगेगा नहीं, कोई टैक्स नहीं है इस पर। अब उसके बाद अब आएगा खर्चा। पैसा तो मिल गया 55,000, तो खर्चा भी तो कुछ होगा। तो खर्चा क्या है इसका, खर्चा रहता है जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो BRC बॉम्बे ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग करेंगे उनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है कोई है नहीं कि तुम्हारा मस्त ट्रेनिंग स्कूल है उसके जस्ट तुम्हारा क्लासरूम है, कोई खर्चा नहीं, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन जीरो हो गया। और जो अदर ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पर अरेंजमेंट होता है प्रॉपर, आपको एकदम जो इनकी गवर्नमेंट बस होती है तो एकदम बिल्कुल नई बस तुमको दी जाएगी, पूरे मस्त जाओ। या फिर अगर कम बच्चे हो तो मस्त तुम्हें गाड़ी मिलेगी गवर्नमेंट की, तो तुम्हें लेके जाएगी ट्रेनिंग स्कूल तक और तुम्हें छोड़ेगी वापस। और NFC हैदराबाद ट्रेनिंग स्कूल में तुमको मिलता है तो वहाँ पे भी यही तरीका है कि जहाँ पे तुम्हारा हॉस्टल है उसके जस्ट बैक साइड में उसके ऊपर तुम्हारा ट्रेनिंग वो है, क्लासरूम है। हाँ, कलपक्कम तुम्हें जाना पड़ेगा, वो बस तुम्हें लेके जाएगी कलपक्कम ट्रेनिंग स्कूल में। और इंदौर में भी सेम ही है, अंदर ही है सब कुछ। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब आता है कि रहने का व्यवस्था, मतलब घर कौन देगा। हाँ, घर तुमको देते हैं, BRC वाले तुमको घर प्रोवाइड करेंगे, कोई उसका चार्जेस नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मस्त तुमको जैसे तुमको कॉलेज लाइफ में मिलता है, एक रूम मिलता है तुमको। कॉलेज लाइफ में क्या, जनरली जितने भी कॉलेज हैं अपने बढ़िया कॉलेज हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो अच्छे हैं उनमें क्या होता है कि कॉमन लैट्रिन बाथरूम होता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी सुविधा है कि बहुत सारे ट्रेनिंग स्कूल में बहुत सारे रूम में अटैच लैट्रिन बाथरूम है, इस तरीके से आपको रूम मिलेगा। रूम में जो सामान है वो तुमको खुद देगा, BRC तुमको प्रोवाइड करेगा। अलमीरा तुमको, टेबल, चेयर, गद्दा सब कुछ तुमको देगा, तुमको कोई खर्च नहीं करना है। तुम अपनी एक चादर लेके जाना, बेडशीट जाके बिछा देना और मस्त लेटना, वहाँ पे 1 साल तक मज़े करना ट्रेनिंग स्कूल में, बहुत मज़ा आएगा। तो मतलब अभी 66 बैच चल रहा है BRC ट्रेनिंग स्कूल का। तो आज से लेके फर्स्ट बैच के शायद जो ट्रेनिंग स्कूल के जो ऑफिसर्स रहे होंगे, साइंटिस्ट रहेंगे, वो शायद जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन जो भी लोग अभी मतलब जीवित हैं, आप किसी से पूछना 60 की एज के पर्सन से, जब भी आपको मौका मिले जब पहुंच जाओ, वो सबसे पहले पूरी DAE की लाइफ में सबसे पहले ये बताएगा आपको कि मेरा सबसे शानदार जो पल है DAE में वो मेरा ट्रेनिंग स्कूल था। ये तो पहली चीज़ होगी। और जो कुछ बहुत ज़्यादा मज़े कर लेते हैं जैसे कि मैं हूँ, तो मैं बोलूँगा मेरी ज़िंदगी का सबसे जो बेस्ट टाइम है वो मेरा ट्रेनिंग स्कूल है। और मैं ही नहीं, मैं अपने बैच से बता सकता हूँ कि 30 लोग हम ट्रेनिंग स्कूल में साथ थे। तो वहाँ पे अगर हम बोलें तो कम से कम मान के चलो कि 15-20 बंदे तो कह ही सकते हैं कि भाई ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम है। इससे बढ़िया तरीके से हमने कभी ज़िंदगी को नहीं जिया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चिल सिस्टम रहता है वहाँ पे। मतलब तुमको एकदम साइंटिफिक ऑफिसर, तुम साइंटिस्ट वाली तुमको फीलिंग देंगे। हाँ, तुम ट्रेनिंग पे हो, ट्रेनिंग मीन्स वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं कि मतलब तुमको कोई टॉर्चर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग मीन्स बहुत सिंपल है, तुमको जितना भी DAE है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। हर यूनिट के बारे में, हर चीज़ के बारे में तुमको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अच्छे से तुमको पढ़ाया जाएगा। तुम्हारा एग्जाम होंगे, मतलब बहुत अच्छा माहौल है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, उसको तुम मजा करोगे, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा ही माहौल रहता है। तो पहला है पैसे वाली बात पे हम कर रहे थे, वापस आते हैं। 55,000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद तुम्हारा खर्चा रहने में कोई नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई खर्चा नहीं है तुम्हारा, और 18,000 वन टाइम तुमको जाते ही मिल जाएगा। अब तुम्हारा खर्चा क्या है, खर्चा है तुम्हारा खाने का, ओनली तुम्हारा खाने का खर्चा रहता है। वो खर्चा रहेगा तुम्हारा खाने का समथिंग 3-4 हज़ार रुपये तुम्हारा खाने का रहेगा, ये तुम्हारा खर्चा रहता है। हाँ, कुछ इसमें से अमाउंट कटेगा तुम्हारा, 55 में से कुछ 3-4 हज़ार रुपये कटते हैं, वो कुछ मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, कुछ चार्जेस वाटर सप्लाई कुछ वो कटेगा, बस जस्ट ज़्यादा नहीं कटेगा। ये हो गया। तो ये तो हो गया पूरा ट्रेनिंग स्कूल की बात। तो इसमें तुम्हें कोई भी खर्चा HRA मतलब मिला नहीं, तो तुम्हें देना भी नहीं पड़ा किसी को, ट्रांसपोर्टेशन में कोई खर्चा नहीं। ये ट्रेनिंग स्कूल की बात हो गई। अब बात करते हैं, ट्रेनिंग स्कूल तुम्हारा खत्म हो गया है, और जैसे ही तुम्हारा ट्रेनिंग स्कूल खत्म होगा उस दिन तुम साइंटिस्ट बन जाओगे। BRC में तुम साइंटिफिक ऑफिसर बन जाओगे, और लेवल A जो हमारा है, और आपका जो बेसिक सैलरी होगा 56,100 रुपीज़, जैसा कि हमारे जो इनका ब्रोचर निकला है एप्लीकेशन फॉर्म का, उसमें क्लियरली मेंशन है।
और एक अच्छी बात जो कि इसमें मेंशन है बट उसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, तो क्या होता है कि 90 to 95% लोगों को 3 इंक्रीमेंट्स मिलता है, 3 इंक्रीमेंट्स, और बाकी कुछ 5% लोगों को 2 इंक्रीमेंट्स मिलता है। इंक्रीमेंट्स मीन्स कि जो उस पे लेवल में आते हैं उन एक इंक्रीमेंट्स लेवल होता है, सिंपली समझते हैं। तो तुम्हारा इंक्रीमेंट के बाद तुम्हारी सैलरी होती है, बेसिक सैलरी होती है तुम्हारी 61,300 रुपये। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 61,300 रुपये तुम्हारी सैलरी हो गई और बेसिक सैलरी। और तुम किस पोस्ट पे जा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा इस पोस्ट का मतलब क्या है, लेवल क्या है, बट पहले पैसों में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो मैं 1 बाय 1 बोलता हूँ, जोड़ूंगा नहीं, जोड़ने काम तुम्हारा है, बैठना आराम से जोड़ना है इसको और फिर कंपेयर करना है इसको किसी भी PSU के अमाउंट से। तो देखो सबसे पहला क्या है तुम्हारा, 61,300, 61,300 रुपये तुम्हारी बेसिक सैलरी। आज की डेट में 42% DA है, DNS अलाउंस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जब तक तुम लोग ज्वाइन करोगे अगस्त में, तब तक जो 4% के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, तो 46% हो गया होगा। तो 46% DA, तो 46% DA हो गया, बेसिक सैलरी का कितना हो जाएगा तुम्हारी, हो जाएगा 28,000 रुपीज़। ठीक है, तो 56 ये हो गया, 28,000, 61 वो हो गया बेसिक सैलरी, 28,000 तुम्हारा ये हो गया। बेसिक प्लस DA तुम्हारा अप्रोक्स बन जाएगा 90,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, उसके बाद क्या है, HRA 27% है, अगर तुम टाइप X सिटी में रहोगे, मतलब A सिटी में रहोगे, 27% है, कितना आएगा 16,500 रुपये तुमको मिलेगा HRA। अब तुम्हारे ऊपर है, अब तुम मतलब हैदराबाद में हो तो 5 से 6,000 रुपये में मस्त ले सकते हो घर। ठीक है, बाकी तुम्हें सेविंग है। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन तुमको 9,500 रुपये मिलता है ट्रांसपोर्टेशन का, अगर तुम टाइप X और Y सिटी में हो, और अगर Z सिटी में हो तो तुमको मिलेगा 5,000 रुपये या 5,200 रुपये, 5300 रुपये के आसपास। अब सोचो जो लोग BRC बॉम्बे में सेलेक्ट होंगे, वो उनका क्या होगा, जहाँ पर उनका टाउनशिप है वहाँ से मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर दूर तुम्हारा टाउनशिप के अंदर ही तुम्हारा प्लांट है, मतलब ऑफिस रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0, मतलब और होगा भी तो नॉमिनल रहता है। वो सब तुम्हारा ऑलमोस्ट सेविंग है एक तरीके से। जो लोग बाहर रहेंगे वो लोग उसका यूज करेंगे, मिलेगा सभी को जो लोग अपने पर्सनल व्हीकल से जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे पहुँचे थे हम, बेसिक प्लस DA हो गया 90,000 रुपीज़, 61,300 प्लस कितना था हमारा 16,500, हाँ नहीं 2,800 के आसपास तुम्हारा DA। हाँ, तो 90 हो गया बेसिक प्लस DA। उसके बाद 16,500 तुम्हारा हो गया HRA, और 10,000 रुपये 9,500 रुपये तुम्हारा हो गया TA टेबल अलाउंस। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन का, यहाँ पे खत्म। अभी उसके बाद क्या होता है, अभी तुम एंटर करोगे तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम, जिसमें क्या है गवर्नमेंट तुम्हें बेसिक प्लस DA का 14% तुम्हारा कंट्रीब्यूट करता है तुम्हारे NPS खाते में। मतलब तुम्हारा जो बेसिक प्लस DA कितना है 90,000 रुपये, उसमें से 9,000 रुपये तुम कंट्रीब्यूट कर मतलब अपने खाते में डालोगे न्यू पेंशन स्कीम वाले में, और 14% गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट तुमको एक्स्ट्रा कितना और दे रही है इसमें, तो गवर्नमेंट तुमको देगी अराउंड 12,500 रुपये। ठीक है, तो ये तुम्हारे 12,500 9 प्लस 21,000 रुपये स्टार्टिंग से स्टार्ट होंगे तुम्हारे खाते में डालना NPS में, जो तुम कभी भी 4-5 साल बाद कभी भी निकाल सकते हो, वो पूरी लाइफ चलता है। ये है उसकी स्कीम, तुम पढ़ सकते हो NPS न्यू पेंशन स्कीम। ये हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया जनरल जो तुमको मिलने वाला है स्टार्टिंग में। अब क्या होता है, अब लोग बोलेंगे कि अभी तुम कैलकुलेट करो इसको, तो तुम बोलोगे हाँ यार ये तो थोड़ा कम तो है PSU से, हाँ कम है, बट PSU का जो होता है वो सब क्या है, सब कुछ इंक्लूडेड होता है, अपना इंक्रीमेंट मिला के वो सब ला के सब कुछ इंक्लूड कर बताते हैं ना, CTC देते हैं। उसके बाद तो CTC की बात करें तो CTC में तो यहाँ पर नहीं लिखा। अभी इसका क्या है, BRC में क्या होता है, प्रेस होता है, प्रेस एक तरीके का है, ये इंसेंटिव है तुमको मिलता है प्रेस। तो जिस दिन तुम ज्वाइन कर लोगे उस दिन, उस साल ज्वाइन करने के बाद उसी साल से, तो तुमको प्रेस मिलता है 30% रुपीज़। किसका, बेसिक का, बेसिक का 30% मिलेगा तुमको। पहले स्टार्टिंग हो जाएगा, तो बेसिक सैलरी तुम्हारी कितनी है 61,000 इंटू 12 मंथ के लिए जो अमाउंट आएगा उसका 30%, तो ये कितना हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाएगा अराउंड 2,20,000 रुपये पर ईयर। ये तुमको मिलेगा प्रेस, कब, पहले 2 साल। ठीक है, तो तुम साइंटिस्ट C बनोगे, साइंटिफिक ऑफिसर C, 2 साल बाद तुम बनोगे साइंटिफिक ऑफिसर D। जब तुम D बन जाओगे तो तुम्हारा एक और प्रेस ओपन हो जाता है, प्रेस I, जो कि 15% के आसपास होता है। तो 30 + 15 ये दोनों मिला के कितना हो गया 45%। तो ये मिला के आसपास जाएगा कितना, 3,15,000 रुपये पर साल।
ये हो गया इनका इंसेंटिव जो तुमको गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा हो गया। अभी ये सैलरी, अब तुम एक बार इसको कैलकुलेट करना कि ये सैलरी कितनी होती है, अब उसको जोड़ना पर ईयर के हिसाब से, और देखना कि पैसों के मामलों में डीएई कहीं भी पीछे नहीं है किसी भी पीएसयू से। इनफैक्ट और बड़ी बात ये तो कि पैसों के मामले में, सर्विस के मामले में बहुत बढ़िया है, हर चीज़ में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो होगी जनरल बात पैसों की। ये तुम्हारा एक जो जनरल एक मार्केट में होता है कि लिखने में तो 56,100 ही है ना, आए क्या है वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जनरल है, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, अपने फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, प्रेस वाला सबको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉपर्ली तुमको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, जिस दिन तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उस दिन क्या है, तुम क्या बनोगे, गैजेटेड ऑफिसर, ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर। जब तुम 1 साल कंप्लीट कर लोगे अपनी जॉब के बाद, ट्रेनिंग के बाद 1 साल कंप्लीट कर लोगे, तुम्हारा जो प्रोफेशनल ख़त्म हो जाएगा 1 साल का, तो उसके बाद क्या है, इंडिया के जो गैजेटेड ऑफिसर की लिस्ट है उसमें तुम्हारा नाम ऐड होगा। सोचो पूरे इंडिया में कितने गैजेटेड ऑफिसर हैं, एक बार फील करना कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। साइंटिस्ट की पोस्ट को अभी साइड में रखते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। ठीक है, वहाँ पे अपना जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है, एसडीएम से ऊपर की रैंक के पर्सन है, कितने होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, कैलकुलेट करना। ठीक है, उस तरीके से सोचो, फिर तुम उसके बाद उस लिस्ट में शामिल हो रहे हो, ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर की लिस्ट में। ये तो हो गया फील करने वाली बात, ओहदा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और अब इसको फील हर बंदा अपने तरीके से करता है कि किसको कैसा फीलिंग आ रही है, कि कौन किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ये सब चीज़ों पे। जैसे मैं अपना पर्सनली बताना चाहूँगा, मैंने अपना एक वीडियो डाला भी था, उसमें थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था, और मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ और उस दिन के बाद से आज तक ये जो टैग है ना, मेरी ज़िंदगी में मतलब सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इसी चीज़ की होती है हमेशा, इस टैग की, कि मेरे साथ ये टैग है कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में वर्क करता हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेटेड ऑफिसर हूँ। ठीक है, उस तरीके से मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। उसका कई कारण है, क्योंकि तुमको रिस्पेक्ट मिलती है, कहीं पर भी जाओगे तुमको एक बहुत बढ़िया सम्मान की नज़रों से देखा जाएगा। और बड़ी बात कि तुमको रेस्पेक्ट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि तुमने रेस्पेक्ट कमाई नहीं है, तुमने इस रेस्पेक्ट को अर्न करने के लिए बहुत मेहनत किया है। अभी मैं जो सेकंड फेज में आऊँगा कि कैसे क्रैक करेंगे, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि ये रेस्पेक्ट लेने के लिए मैंने कितनी मेहनत किया है और तुम कितनी मेहनत करोगे तो तुमको मिलेगी। ऐसा फ्री में कोई भी चीज़ मिलती नहीं है। ठीक है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैंने भी किया, तुम भी करोगे तुम्हें भी मिलेगी। और जितने भी लोग अभी हैं हमारे साइंटिस्ट लोग जितने भी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत पहले किया और बहुत मेहनत अभी कर रहे हैं अपने देश के लिए। ठीक है, तो तब रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन पॉइंट ये कि कितना अच्छा लगता है जब मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं बताने वाला हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ जैसे ही मैं दिल्ली से अपने घर आया, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा लोग वहाँ पे थे, इतने ज़्यादा लोग मेरे पूरे गाँव, मेरे आसपास के सारे गाँव के लोग मेरा वेलकम करने के लिए आए। बहुत ज़्यादा खुशी, गाँव में डीजे लगा हुआ था, सब लोग डांस कर रहे थे, ऐसा लगा था हर घर में एक साइंटिस्ट बना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब अत्यंत खुशी। उसके बाद हमारे जो विधायक साहब हैं वो आए मिलने के लिए। ठीक है, उसके बाद जब मैं स्कूल गया अपने, क्योंकि हाँ एक चीज़ होती है इसमें, जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे तो तुमको एक गैजेटेड ऑफिसर से साइन लेके आना पड़ता है जनरली, कि वो बस रिकमेंड कर रहा है आपके फॉर्म को। तो हमारा गैजेटेड ऑफिसर कौन होता है, जो हमारे 12th के जो स्कूल हैं उसमें जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे वो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। सोचो कि वो गैजेट जो होते हैं और पूरी अपनी एंटायर लाइफ मेहनत करते हैं, प्रिंसिपल जाके कब बनेंगे, मतलब 55 की एज में जाके वो गैजेटेड ऑफिसर बनते हैं। और तुम लोग अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करते ही गैजेटेड ऑफिसर हो। ठीक है, और लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, उनकी रिस्पेक्ट अलग है। वो चाहे टीचर कोई भी हो, कहीं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हो, कहीं पे भी हो, वो एकदम मतलब अभी मान के चलो कि वो मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन है, क्योंकि उनके ही वजह से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, बट मैं पॉइंट बता रहा हूँ। तो मैं गया वहाँ पे, और जब मैं उनसे साइन कराने लगा तो वो थोड़ा वैसे टाइप के थे कि पूरी चीज़ों को अच्छे से देखते थे, उनका जो बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा बारीकी से सब चीज़ों को देखते थे। मैं गया और वो मैंने उनसे मिला कि सर ऐसे ऐसे बात है, मेरा एक फॉर्म है, मेरा सिलेक्शन हो गया है।
तो वो ऐसे मस्त ऐसे चेयर पर बैठे हुए, तो मैं सामने खड़ा हुआ था। लगा तो नॉर्मल लड़का है, और मेरे पापा बाहर खड़े हुए थे नॉर्मल। तो जैसे ही उन्होंने कहा, अरे बेटा तुम, मैंने कहा हाँ। अरे बेटा तुम्हारे, और हाँ इससे पहले मेरा जो नाम है लगातार 4-5 दिन से हमारे तीनों अखबार जो हमारे यहाँ चलते हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान करके चलता है, तीनों अखबारों में डेली न्यूज आ रही थी कि किसान का बेटा बना साइंटिस्ट। और जो मेरे स्कूल थे, मैं वहाँ पर गया था, उसमें जाके मैंने बच्चों को थोड़ा मोटिवेट किया था। तो उन्होंने भी क्या किया था कि न्यूज़पेपर में निकलवाया था ये चीज़ उस तरीके से। तो वहाँ से मतलब कंटिन्यूस न्यूज़पेपर में आ रही थी ये चीज़। जैसे मैं गया तो उन्होंने बोला कि अरे बेटा मैं तो तुम्हारे डेली न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ, और बड़ा अच्छा लगा तुमको देख के, बैठो बेटा बैठो, खड़े हो गए खुद। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा नहीं सर आप बैठी, मैं बैठता हूँ। तो कह किसके साथ आए हो? मैं पापा, और पापा को अंदर बुलाओ। पापा को अंदर बुलाया, पापा को बहुत सारी बात उन्होंने बोली कि आपकी वजह से हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है, ये वो, मतलब मुझे बहुत खुशी मिली। और उस टाइम क्या है कि जैसे ही मैं पहुंचा वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि साइन तो मैं कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। मैं कहा हाँ सर बताइए। कि तुम यहाँ पे हमारे स्कूल से 1 साल पढ़े हो ना? मैंने कहा हाँ सर 1 साल पढ़ा हूँ मैं इस स्कूल से। कि तो तुम ऐसा करो, अभी हम बच्चों को एकत्रित करते हैं और तुम उनको बताओ ये सब चीज़ें, अपने बच्चों को मोटिवेट करो, ठीक है? मैं कहा जी सर बिल्कुल करेंगे। तो मैं वहाँ पर संडे, हाँ उस दिन मैं निकलने वाला था BRC के लिए, और मतलब मेरी दिल्ली से फ्लाइट थी, जल्दी में था। लेकिन मैं पापा से देखा, पापा कह रहे हाँ करो। तो मैं कहा ठीक है। तो मैं गया, मैंने वहाँ पे 10 से 12 मिनट बोला। सर ने पहले मेरे बारे में पूरी तारीफ़ की और बोला कि भाई इसकी तरफ बनो, ठीक है? वो सब अच्छा रहा। फिर उसके बाद मैं हमारे यहाँ के जो डॉक्टर थे उनके पास गया साइन कराने के लिए। तो वो शायद बिहार से थे, वो भी गैजेटेड ऑफिसर थे। तो मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है। तो वो ऐसे मस्त बैठे, पहले मैं पहुंच गया था, वो आए नहीं थे। फिर मैं बाहर ही खड़ा था, फिर वो आए, मुझे पता नहीं था कि यही हैं डॉक्टर साहब। वो आए, अंदर बैठे मस्त, और ऐसे बैठे हुए चेयर पे। तो वो बंदा आया, वो जो जानता था कि हाँ तो आया, अभी आ जाइए आप, डॉक्टर साहब आ गए। मैं गया अंदर, तो डॉक्टर साहब आए थे। तो बोलता है हाँ बताओ। मैंने कहा सर साइन चाहिए। कि किसका साइन चाहिए? मैं कहा सर आपका। अरे मेरा क्यों साइन चाहिए तुमको? मैंने कहा सर वो ऐसे ऐसे बात है, मेरा सिलेक्शन। अरे तुम्हारा नाम विनीत कुमार है? मैं कहा जी सर मेरा नाम विनीत कुमार है। अरे मैं तुम्हारे बारे में डेली न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा तुम तो, बैठो बैठो। मैंने बैठा उनसे, तो फिर उन्होंने पूरा डिस्कस किया अपने बच्चों के बारे में कि मेरे 2 बच्चे हैं, ऐसे ऐसे है, बताओ क्या कर सकते हैं उनके बारे में, 12th में है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। बैठा काफ़ी देर पे, मैं बोलने का था कि सर मेरी मतलब फ्लाइट है, मैं लेट हो रहा हूँ, बट ऐसे हिम्मत भी बोलने की, क्योंकि उतने अच्छे से रिस्पॉन्स था। तो फिर उसके बाद वो बोले कि कब जा रहे हो बेटा? तो मैं कहा सर बस अभी निकलूँगा, जस्ट मेरी फ्लाइट। अरे तुम लेट मत हो, हम तो मिलते रहेंगे, तुम जाओ। तो मैं कहा ठीक है सर। तो वहाँ से मैं आ गया, ठीक है? तो ये तो इंसिडेंट है, आपको फील कर सकते हो कि इनसे तुम वैसे कुछ नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन पर्सनल सेटिस्फेक्शन कितना मिलता है। और बड़ी बात ये थी कि मेरे पापा मेरे साथ हैं, और वो फुल टाइम ये चीज़ देख रहे हैं। उनका मतलब अलग ही, जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है वो अलग से ही माहौल बनाए हुए हैं अपना। मतलब लोगों ने उनकी इतनी रिस्पेक्ट किया, मतलब बोलते हैं क्या, फ़ोन आता है कि भाई आज की डेट में मैं उल्टा है, साइंटिस्ट का पापा है भाई, इनसे मिलोगे, ऐसे लोग बोलते हैं। मुझे बड़ी खुशी मिलती है, मतलब मेरी खुद की इमेज एक अलग हो गई है। तो अब तेरी जो इमेज है उससे मेरा नाम जाना जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? ये ऐसे नॉर्मल 2-3 इंसिडेंट है, और आगे भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। उसके बाद वहाँ पे गया, एयरपोर्ट पे मिला, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ मैं, और ये सब इंसिडेंट मेरी लाइफ में चल रहे हैं। ये जस्ट तुमको बताने का था कि बस इसका फील क्या है, ये डिफरेंट क्या है, ठीक है? PSU में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलो तुम्हारा हो जाता है, कोई नहीं इस तरीके से तो बोलने वाला है, ठीक है? अच्छा लगता है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, सब कुछ सुविधाएं अच्छी मिलती है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा भाई PSU खराब है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पैसा ज़्यादा है तो यहाँ रिस्पेक्ट ज़्यादा है। रिस्पेक्ट अब कितना ज़्यादा है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, पैसों को तुम कितना बैलेंस कर पाते हो। मेरे लिए तो भाई देखो ये हाथ सबसे ऊपर है, जब रिस्पेक्ट है तो सब कुछ है, पर पैसा भी बहुत है एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर। मतलब मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट ये जितना भी कोई बेस्ट PSU दे सकता है। तो ये चीज़ हो गई। तो सेकंड जो हम बात करने वाले पैसा, और दूसरी चीज़ की रिस्पेक्ट जो इससे आने वाली है। तो इस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बताने वाला हूँ सेकंड तुमको चीज़, जो मैं सेकंड क्वेश्चन बोला था कि फॉर्म क्यों भरना है। ये हो गई 2 चीज़ें। अब फॉर्म क्यों भरना है उसके मैं आंसर देने वाला हूँ। ये 2 चीज़ों को अगर तुमको लगता है कि हम पैसा भी है, रिस्पेक्ट भी है, इस तरीके से हमको ये चीज़ चाहिए, उसके लिए फॉर्म भरना है। अभी ये मत बोलना कि ठीक है फॉर्म तो भर देंगे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ये थर्ड क्वेश्चन है, पहले अभी बात करते हैं। ये तुमको चीज़ चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, पैसा भी है, और 1 साल तुमको मस्ट ट्रेनिंग स्कूल में ज़िंदगी भी जीनी है, भयंकर नॉलेज भी लेनी है, ठीक है? सब कुछ तुमको लेना है, तो तुमको ये चीज़ चाहिए।
ठीक है, ये हो गया। अभी फॉर्म क्यों भरना है, तो फॉर्म मैं बता दिया तुमको कि फॉर्म जितने भी लोग हैं, चाहे वो गेट 2022 के हैं, ठीक है, वो भी भरो। अगर तुम्हारा अच्छा स्कोर है उनके लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा तुम्हारी प्रैक्टिस कम रही होगी अभी, कोई बात नहीं, 1 महीने का टाइम अच्छे से पढ़ो और फॉर्म भरो। सिलेक्शन हो या ना हो, क्योंकि तुम्हारा अगर गेट के थ्रू अच्छे से हो ही गया है तो तुम जाओगे, लेकिन एग्जाम जरूर देना। उसका रीज़न क्या है उसका। सेकंड, जो 2023 वाले हैं वो पक्का फॉर्म भरो BRC का, ठीक है, और एग्जाम भी देना 100%, चाहे तुम्हारी फर्स्ट रैंक आ रही हो, उसका रीजन बताऊंगा। और जो लोग नहीं, मैं बोल रहा हूँ, जो लोग ना मतलब दोनों में स्कोर अच्छा नहीं है, रिटर्न टेस्ट गेट के 22-23 वाले में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, वो लोगों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे तुम्हारे नंबर 40 है, और 40 क्या, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो भी बंदा प्रिपरेशन किया है ना, उसके नंबर चाहे 2 नंबर आए गेट में, उसको भी ये फॉर्म भरना चाहिए। क्योंकि इस फॉर्म की जो फीस है वो 500 रुपये है जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए ओनली। उसके बाद सभी के लिए फ्री है, ठीक है, सभी के लिए फ्री है, बस मेल कैंडिडेट, जनरल और OBC वालों के लिए 500 रुपीज़ है, ठीक है। हाँ, इस बात पर डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, तो ये चीज़ है, सभी को फॉर्म भरना चाहिए। तो हमें 2 नंबर आए हैं और तुम, अरे यार एफर्ट मारोगे तभी तो कुछ होगा ना। 1 महीने में तो किससे क्या हो जाता है यार, 1 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो तुम। जब मैं अपना बताऊँगा तुमको तो तुम लोग बोलोगे कि यार गजब किया, मतलब जब मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताऊँगा इस साल का तो तुमको विश्वास नहीं होगा, ठीक है। मैंने कोविड के टाइम में मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की टेक्निकल, 8 महीने, और उसके बाद मैंने 1 महीने में भयंकर तरीके से पढ़ के अपना इंटरव्यू निकाला था, वो बाद में डिस्कस करूँगा। तो 1 महीने में तो मैंने इंटरव्यू क्रैक किया, 1 महीने के अंदर पढ़ के। 1 महीने में तुमको बस एग्जाम क्रैक करना है। जिनके 2 नंबर भी है ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ तुम भी BRC का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्रैक होगा, ठीक है। तो सभी लोग फॉर्म भरो भाई, मैं बोल रहा हूँ, जो फाइनल ईयर में है कॉलेज में, जिसने गेट दिया भी नहीं है, तैयारी भी नहीं किया, वो भी भरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल ईयर में कोई पर्सन है तो वो भी भरो, फॉर्म भरने में कुछ नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉर्म भरो। और किसी भी ब्रांच का है, हर ब्रांच के लिए बहुत वैकेंसीज हैं DAE में। वैकेंसीज की बात करने वाले हैं, अभी एक लास्ट क्वेश्चन आएगा, बताया नहीं है वैकेंसीज कितनी है इसमें, ये हमेशा क्वेश्चन रहता है, मैं तुम बताने वाला हूँ वैकेंसी कितनी है, ठीक है। और तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे इस बात को सुनकर कि वैकेंसी है कितनी इसमें, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो सब लोग फॉर्म भरो, बस मेरी रिक्वेस्ट है। और 500 रुपये भाई जनरल कैंडिडेट्स के पास, अगर कोई गरीब है, कोई BRC मतलब OBC कैंडिडेट्स के पास नहीं है तो तुम मैसेज कर सकते हो, मैं पे कर सकता हूँ। अगर कोई बंदा नहीं दे पा रहा है, जेन्युइनली किसी के साथ कोई रीजन है, पर मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार तुम लोग एग्जाम दो इसका, एटलीस्ट BRC 2023 का, और CBT सभी दो, जितने भी लोग, और पूरे मन से देना, ठीक है। अब बात आती है कि चलो हम फॉर्म भर दिए, सभी लोगों ने फॉर्म तो भर दिया आपने, अब ये बताओ कि CBT एग्जाम क्रैक कैसे होगा। तो CBT जो एग्जाम है वो क्रैक करने का सब ब्रांचों के लिए एक सिंपल स्कीम ये है कि तुम्हारे पास जितना भी गेट का है, जितने भी लोग गेट देते हैं, हर ब्रांच के लिए बोल रहा हूँ, गेट देते हैं, गेट जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन पेपर है इनका, ठीक है, गेट जैसा सिमिलर, कोई चेंजेस नहीं है, सेम, बस प्लानिंग अलग है कि भाई इनके 100 क्वेश्चन आते हैं और वो तुमको 100 क्वेश्चन 2 घंटे में, 120 मिनट में करने हैं। क्वेश्चन ज़्यादा है गेट के कंपेरिजन में और टाइम कम है, ठीक है, वो चीज़ है। बाकी क्या है, और दूसरी चीज़ थोड़ा लेवल भी डाउन है उसका, मतलब लेवल डाउन मतलब कि जो डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है। तो सिंगल टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं गेट में, वैसा वाला लेवल था, इजी क्वेश्चन आएंगे, वही अटेम्प्ट करने हैं। जो हार्ड क्वेश्चन है वो छोड़ देना है, 60-65 क्वेश्चन करो, किसी भी ब्रांच में आपका सिलेक्शन पक्का है। बाकी मैं डेडिकेटेडली हर ब्रांच के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। जो साइंटिस्ट मेरे साथ फ्रेंड हैं, मैंने खुद का वीडियो बनाया है, केमिकल इंजीनियरिंग मेरा फ्रेंड है, उसका वीडियो अभी मैंने अपलोड कर चुका हूँ, वो भी देख सकते हो। और बाकी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सबसे मैं बोल रहा हूँ, वो लोग भी इसी चैनल पे वीडियो डालेंगे, तो वहाँ से देख के तुम लोग मस्त अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो रिटर्न टेस्ट की, ठीक है। जनरल तैयारी यही है, कुछ अलग नहीं है, बस क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो लोग अपना वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे तुमको पता ही होगा कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट्स हैं। हाँ, ये चीज़ हो गई। तो अच्छे से तैयारी करना, गेट पर जितना हो सकता है फोकस करना, अच्छे से पढ़ना, जितना हो सकता है कोर को भयंकर तरीके से पढ़ डालो, क्योंकि ये वेस्ट नहीं जाएगा। जितना अच्छे से यहाँ पढ़ोगे उतना ही तुमको कम पढ़ना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अच्छा चलो, ये बात तो हो गई कि भाई सभी लोग एग्जाम देने जाएंगे। तो अभी वो लोग बोलेंगे जो गेट 2023 में टॉप कर रहे हैं, अच्छा नंबर ला रहे हैं, 22 में जो टॉप कर रहे हैं अच्छा नंबर ला रहे हैं, कि सर आप बोल रहे हो फॉर्म भरना है, इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है इंटरव्यू देने चले जाएंगे, लेकिन हम तो पहले सिलेक्टेड है ना, तो एग्जाम क्यों दें। एक चीज़ क्या है, बताता हूँ इसका आंसर क्या है। देखो, जब तुम एग्जाम देने जाओगे, कोई भी पर्सन, अभी ऑर्गेनाइजेशन है, समझना, कोई भी पर्सन, कोई प्राइवेट कंपनी है, वो अपना एक रिटर्न एग्जाम ले रही है,
तो रिटर्न एग्जाम में क्या करेगी, वो जो कंपनी बना रही है, वो अपने यहाँ पे जो भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कुछ R&D कर रहा है, कुछ भी जो काम कर रही है कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वो क्या करेगा, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक ब्रांच ले लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच में बात करता हूँ कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। सबसे क्वेश्चन पूछता है क्या, वो नहीं पूछता। वो उस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा जो चीज़ वो बनाता है, जो चीज़ उसके क्या पे बनाता, मेन बनाता है, उसको कुछ साइड में सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। वो मेनली उन टॉपिक से ही तुमसे रिटर्न में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उनको मतलब नहीं ना बाकी चीज़ों में तुम कितने अच्छे हो। अरे जो उनके यहाँ पे काम हो रहा है उसको तो उससे मतलब है ना कि उसमें तुम कितना अच्छे हो। अब तुम मान के चलो किसी एक ब्रांच जैसी जो सब्जेक्ट है जिसमें तुम बहुत अच्छे हो, बहुत नंबर, तुम कितने भी क्वेश्चन दे दो तुम सब क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन उसमें तो काम ही नहीं है उस कंपनी में, तो वो क्वेश्चन तुम्हें क्यों देगा उस चीज़ का, बेशक कितना भी इंपॉर्टेंट हो वो सब्जेक्ट गेट में किसी में भी। तो इसलिए क्या है, BRC में उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो तुमको रिटन टेस्ट दे के फील हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सब्जेक्ट टच कर रहे हैं ये लोग। ऑब्वियस बात है, इनकी रिक्वायरमेंट है, वही तो चीज़ डालेंगे, वही चीज़ चेक करेंगे तुम्हारी रिटन टेस्ट में, पहली चीज़। इसलिए रिटन टेस्ट सबका देना कंपलसरी है, चाहे वो गेट में अच्छी रैंक ला रहा है, चाहे वो नॉर्मल बंदा, उनको देना ही देना है। तो अच्छे से तुमको रिटन टेस्ट देना है सबको, बहुत मन से। प्लानिंग यही रखना, 60 to 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आराम से। 70 क्वेश्चन कोई भी बंदा अटेम्प्ट कर सकता है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मैंने अपना वीडियो बनाया है जनरल, एक कैसे इसका BRC का एग्जाम लिखें, जनरल वीडियो जो है, पहले वो देख लो। सारी ब्रांच के लिए बनाया है मैंने, कोई भी ब्रांच बंदा देख सकता है, बहुत ही नॉर्मल है, आराम से क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब बात करते हैं, एग्जाम क्रैक कर दिया हमने, ठीक है सर आपने बोला हमने एग्जाम क्रैक कर दिया, आगे बताओ आगे कैसे करेंगे। ओके, तो अभी क्या है, यहाँ हमने बात किया, पहला जो हमारा बात था फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए कितना दिन मिल रहा है तुमको, अभी 8 दिन है। जिन्होंने नहीं भरा है, जिन्होंने भर दिया है वो सीरियस हो जाए अभी, मतलब आगे चीज़ों के लिए अच्छे से मेहनत करें एग्जाम के लिए। जिन्होंने नहीं भरा है उनका सबसे पहला काम है, कल मैंने आज भी वीडियो बना रहा हूँ 26 तारीख को, आज ही अपलोड करूँगा। आज से तुम्हारे पास 8 दिन है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भरना है, ये टेंशन से फ्री होना है। 5 फरवरी लास्ट डेट है, कोई डेट एक्सटेंड नहीं करते जनरली ये लोग, इसलिए रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगला टारगेट क्या आएगा, 1 और 2 अप्रैल को इसका एग्जाम है। तो तुम्हारे पास टाइम कितना हो गया, 34 डेज। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसके हिसाब से 34 डेज तुम्हारे पास टाइम है रिटर्न टेस्ट देने के लिए। वीडियो देख लो एक बार पहले ये वाली, और जो मैंने डाला जनरल प्लानिंग के बारे में। और उसके बाद भाई मैं बोल रहा हूँ, अपने अपने कोर सब्जेक्ट पे फोकस करो, अच्छे से प्रीवियस या गेट कर लिखो। टिप्स मैंने दे दिया है वीडियो में, गारंटी साथ बोल सकता हूँ हर बंदा 60-65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा अच्छे से, तो सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। अब हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, मैं जैसे मोटिवेट कर रहा हूँ जो बंदे गेट में टॉप कर लिए हैं 22 वाले में, 23 वाले में, वो रिटन टेस्ट देने जा रहे हैं करके, तो जो लोग अभी जगह गेट में अच्छा नहीं हुआ वो लोग यार मतलब जो गाली मत देना कि मतलब आप सर कॉम्पिटिशन बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपके उस पर कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग बस इसलिए एग्जाम देने जाएंगे क्योंकि इनको पता करना है कि किस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स है 50% गेट के थ्रू लेंगे, 50% अपने रिटर्न टेस्ट के थ्रू लेंगे। जो इंटरव्यू कॉल करते हैं लोगों को, ये 700-800 लोगों को कॉल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल में 800 लोगों को कॉल किया तो 400 गेट वाले होंगे और 400 होंगे रिटर्न टेस्ट वाले। इसमें एक अच्छी बात क्या है, जो 400 गेट वाले हैं ना, उस 400 गेट वालों में ओनली गेट और गेट प्लस रिटर्न टेस्ट जो है उन दोनों को मर्ज कर देते हैं। और ये 400 हैं, ये ओनली एग्जाम वाले होते हैं, ये ओनली एग्जाम जिन्होंने दिया है। तो तुम पे कोई फर्क नहीं आएगा, जिनका गेट अच्छा नहीं हुआ है वो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कट ऑफ पे तुम्हारा फर्क नहीं डालेंगे, क्योंकि वो लोग क्या ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। वो क्योंकि कॉमन हो दोनों में सेलेक्ट हो गए या सिंगल है वो पहले ही सेलेक्टेड है, आधे बंदे उनको वहाँ से लेने ही लेने हैं, वो उधर से शिफ्ट हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी कट ऑफ सेम ही जाएगी, क्योंकि तुमको आधे बंदे जैसे तुम्हारी 400 बंदे बुलाएंगे मैकेनिकल में, 400 को रिटर्न टेस्ट के थ्रू बुलाएंगे। और जो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिनका गेट अच्छा है वो तो गए गेट में, जो जाने भी वैसे भी जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सबको यार बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो ये वाली बात है। तो सब लोग अच्छे से एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद सब सेलेक्ट हो गए। 400 गेट वाले, 400 मैं बात कर रहा हूँ, 800 बंदे बुलाए तो, और उसके बाद 800 लोग गए वहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम से। अब जैसे ही तुम ये लोग वहाँ पहुँच जाते हो ना, तो भाई साहब हाँ 1 तारीख को 2 तारीख को पेपर है अप्रैल में, और तुम पेपर दे दोगे। जिस दिन तुम पेपर दोगे उस दिन के बाद हम बात करेंगे सिर्फ वैसे इंटरव्यू वीडियो डालने वाला हूँ अभी मैं। जो लोग सेलेक्टेड हो चुके हैं, मतलब यार जो गेट में अच्छा स्कोर किए, वो लोग अभी से तैयारी कर सकते हैं साइड बाई साइड। मैं डालूंगा कुछ दिनों में इंटरव्यू के लिए भी,
और जैसे ही जो लोग एग्जाम दे के आएंगे, जिन्होंने इस पर 50+ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, उनका भी अच्छा चांस बन जाता है। वो लोग तुरंत आते ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि रिजल्ट तुम्हारा आएगा 24 अप्रैल को। उस तक का वेट नहीं करना है, यार भाई हमारा लिस्ट में नाम आएगा तभी करेंगे, नहीं भाई ये सब नहीं करना है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। 1 to 24 डेज वेट नहीं करना है आपको। अगर नहीं होगा तो क्या दिक्कत है, कुछ गया थोड़ा, तुम्हें नॉलेज मिलेगी। तो इंटरव्यू की बात करेंगे, तो इंटरव्यू में बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं तैयारी इंटरव्यू की, वो हम बात करेंगे। अभी भी कुछ डालूंगा वीडियो और अच्छे से बात करेंगे उसके बारे में 1 अप्रैल के बाद, 1 या 2 अप्रैल के बाद। तो उसकी गारंटी है कैसे करना है इंटरव्यू क्रैक, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये चीज़ पहुंची। अब तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो चुका है, ठीक है, और जो लोग गेट वाले हैं वो भी पहुंच चुके हैं वहाँ पे। जैसे तुम पहुंचे तो अब क्या है, सोचो 800 लोग जा रहे हैं, मैकेनिकल बात कर रहा हूँ मैं, जैसे हर ब्रांच का इस तरीके से रहता है, और 800 लोग जा रहे हैं मान के चलो, तो उसमें क्या लोग क्या बोलेंगे भाई 16:1 का रेशियो रहता है। हाँ, 50 लोग सेलेक्ट होंगे, जनरल आता भी रेशियो यही है, हमेशा 40 से लेकर 60 के बीच में वैकेंसी आती है, इतने लोग सेलेक्ट होते हैं, तो ये रेशियो निकल गया। लोगों ने इसको फिक्स कर दिया कि ये क्या फिक्स है, 16 बंदे देखेंगे उसमें जो बेस्ट है वो एक ले लेंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है उनका, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है उनका टारगेट। अब बात करता हूँ मैं एक बहुत सीरियस बात, वो है वैकेंसी की। हाँ ठीक है, रिटर्न टेस्ट पहले देख रहा हूँ, तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो चुका है। रिटर्न टेस्ट के बाद हम 1 अप्रैल की बात करेंगे। तुम्हारे रिटर्न इंटरव्यू में तो अच्छे से तैयारी कराने की गारंटी मेरी है, हर ब्रांच की, जितने लोग मेरे सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, जो लोग अवेलेबल रहेंगे, और मैकेनिकल का मैं हूँ, ये मेरी गारंटी है कि तुम्हारे अच्छे से इंटरव्यू प्रिपरेशन कराएंगे, अच्छे से इंटरव्यू प्रिपरेशन कराएंगे, और कुछ 1-2 सेमिनार भी रख सकते हैं, कुछ देखेंगे, प्लान करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब भी बात करते हैं कि अब सब लोग वहाँ पहुँच चुके हैं इंटरव्यू देने के लिए, 800 लोग पहुँच चुके हैं, सबकी बहुत अच्छी तैयारी है, सबकी बहुत अच्छी तैयारी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं वापस बैक जाऊँगा कि यार एग्जाम, ये फॉर्म क्यों भरे हम, इसमें सिलेक्शन क्यों पाए हम, ये सब चीज़ें हैं, ये वो है। भाई सिलेक्शन मत पाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है, कुछ भी चीज़ है तुम्हारा कुछ जाएगा तो नहीं ना सेलेक्ट। अगर तुम ये इंटरव्यू देने जा रहे हो तुम्हारा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। 500 का तुमने फॉर्म भरा और बाकी सबके लिए फ्री है। एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम दे के आए अपने नियरेस्ट सेंटर में, सिलेक्शन हो गया, अच्छे से तैयारी किया, ठीक है, उसके बाद तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो। इंटरव्यू देने जाने के लिए तुमको सारा का सारा पैसा आने का और जाने का, 3rd AC का, कहीं से भी पूरा ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आ रहे होगे, तुम जाओगे वहाँ पे, तुमको आने जाने का पैसा तुम्हें तुरंत BRC की जो वो है रिक्रूटमेंट कमेटी तुमको तुरंत दे देगा, कहीं से भी जा रहे हो। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, दोनों बार मेरे को पैसा मिला है, या तो कैश दे देता है, नहीं तो तुम्हारे खाते में डाल देगा, खाता नंबर लिख के जाओ, 10-12 दिन में तुम्हारे खाते में आ जाएंगे पैसे। तो कोई खर्चा नहीं है वहाँ जाके इंटरव्यू देने का। रहने की व्यवस्था वो खुद करते हैं अपने ट्रेनिंग स्कूल में, तुम्हारी रहने की व्यवस्था नहीं करनी तुमको। ठीक है, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, उसका इंटरव्यू मतलब उसका जो तुम्हारा आने जाने खर्चा तुम्हें वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा तो खर्चा नहीं हुआ ना, खर्चा किसका हुआ, खर्चा हुआ गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट सोचो तुम्हारे लिए मतलब हम सबके लिए कितना खर्च कर रही है। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, बाकी सब अरेंजमेंट को साइड कर देते हैं, जितना भी वो रिक्रूटमेंट में अरेंजमेंट करते हैं उसको साइड कर देते हैं। जो लोग वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं वो एकदम टॉप ग्रेड के साइंटिस्ट होते हैं अपने अपने फील्ड के, और वो हमेशा क्या है 55-56 की एज के ज़्यादा होगा। मतलब कमेटी इस तरीके से बनती है कि 45 से लेकर 60 की एज का पर्सन मिलेगा आपको वहाँ पर, जो कि डिपार्टमेंट को 20 से 22-25 साल दे चुका है। ठीक है, मेहनत कर चुका है। उसकी सैलरी पता है कितनी होती है, मैं बताऊँगा नहीं, पर आपको बता रहा हूँ मैं एक सिंपल कैलकुलेशन कि जो वो पर्सन है ना, मैंने ये कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो जो पर्सन है उसकी जो सैलरी है, 1 सेकंड मैं बता देता हूँ तुमको इंटरव्यू का। हाँ, तो जो पर्सन है ना जो वहाँ पे इंटरव्यू में बैठा है, उसकी पर डे के लिए गवर्नमेंट उसको पे करता है सैलरी। जनरल, तुम्हारी इंटरव्यू बात नहीं, जनरल बात कर रहे हैं, 14 to 15,000 पर डे उसका इतना सैलरी होता है। ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जो लोग वहाँ बैठे तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, पर घंटे कितना हो गया उनका, अगर 8 आवर पर वर्किंग डे माने तो तुम्हारा 2,000 रुपये हर पर्सन 1 घंटे में वहाँ पे उसको गवर्नमेंट पे कर रहा है। और तुम्हारी कमेटी में 6-7 लोग होते हैं, मतलब कि वहाँ पे जो कमेटी है वो 1 घंटे में एक कमेटी जो तुम इंटरव्यू देने जाओगे उस कमेटी में वो क्या है, जनरली कितना है आपको 15 से 16,000 रुपये पर घंटे का, एक कमेटी का 1 घंटे का खर्चा है जो गवर्नमेंट पे कर रहा है उसको। और तुम्हारा इंटरव्यू कितने चलता है, उन्होंने 1 घंटे इंटरव्यू हर कोर्ट ब्रांच से चलेगा। 1 घंटे तुम्हारा इंटरव्यू चला, 6-7 साइंटिस्टों ने तुम्हारा इंटरव्यू लिया, तुम्हारा 15,000 रुपये खर्चा किया तुम्हारे ऊपर गवर्नमेंट ने डायरेक्टली उनकी सैलरी देने के लिए।
ठीक है, गलत वैसे नहीं है, ये अलग है, यूनिटल अलग है, तुम्हें बस खाली फील कराने के लिए बोल रहा हूँ। और इस चीज़ को कराने के लिए वहाँ पर बहुत सारा अरेंजमेंट होता है, बहुत सारा स्टाफ लगा रहता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं तुम्हारा इंटरव्यू क्रैक मतलब लेने के लिए। बहुत ही ज़्यादा फेयर इंटरव्यू है, ठीक है, कोई पार्शियलिटी नहीं है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट फेयर इंटरव्यू है। कोई बंदा आज तक कोई बंदा सिंगल बंदा वीडियो डाला हो कभी भी कि भाई ये मतलब कुछ भी गड़बड़ हुआ है कभी भी बीआरसी के इंटरव्यू, कभी भी कोई फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल एकदम फेयर इंटरव्यू होगा। सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है, कोई बंदा जा रहा है सबको बराबर मानते हैं, किसी भी कॉलेज से आ रहा है, किसी भी कितनी भी रैंक लेकर आ रहा है गेट में, उनको कोई मतलब नहीं है, वो ना किसी से कोई बैर है ना किसी से कोई प्यार है, तुमको न्यूट्रली आते ही एक जनरल आदमी मानते हैं। ना तुम कैसे दिखते हो, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, कोई लेना देना नहीं है उनको मतलब है बस तुम्हें लेने से। वो बैठे हैं कि तुमको सेलेक्ट करना है हमको, ठीक है। अभी मैं बात करने वाला हूँ, इसी बात से निकलेगा वैकेंसी कितनी है इस चीज़ की। बड़ी बात, किस लैंग्वेज में होता है इंटरव्यू बीआरसी का, जिस लैंग्वेज में कैंडिडेट देना चाहता है इंटरव्यू। अगर तुम हिंदी में देना चाहते हुए तो तुमको पूरा इंटरव्यू हिंदी में देगा वो। अगर उस कमेटी में कोई भी एक पर्सन कोई हिंदी नहीं आता है तो वो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, और उसको तुरंत उस क्वेश्चन को तुम्हारे बोलने पे नहीं, तुम्हारे बोलने से पहले जो कमेटी का चेयरमैन होता है, ठीक है, जो मोस्ट मतलब बेस्ट साइंटिस्ट मान सकते हो उस कमेटी का, सब टॉप ग्रेड साइंटिस्ट रहेगा, वो चेयरमैन रहता है, वो तुमको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगा कि ये क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है। हिंदी में नहीं, अगर किसी भी लैंग्वेज में, मैं एग्जांपल देता हूँ तुमको, तो मैं 19 में इंटरव्यू दिया था तो मैं वहीं पर था, और उस दिन एक लड़का मेरे को बाहर आके बताया था कि वो पर्सन साउथ से बिलोंग करता था, तो शायद उसको मलयाली या फिर तमिल, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आती थी, वो कंफर्टेबल नहीं था, हिंदी या इंग्लिश में भी कंफर्टेबल नहीं था, अपनी लोकल लैंग्वेज में कंफर्टेबल था, शायद फिजिक्स या केमिस्ट्री का था, ठीक है। पता है क्या हुआ था उसके साथ, उस पर्सन के लिए उन्होंने क्या किया था, उस पर्सन के लिए उस कमेटी में देखा कि भाई कोई पर्सन है जो तमिल जानता हो, तमिल मान लेते हैं, मुझे पता नहीं तमिल या मलयाली था उसका लैंग्वेज, ठीक है। तो बोले कोई पर्सन है जो तमिल जानता है, तो बोले नहीं हम में से कोई नहीं जानता 6-7 लोगों में से। तो वो बीच में से उनके जो चेयरमैन, तो उन्होंने एक पर्सन को भेजा कि आप जाइए उस एक कमेटी में देखिए, वो पर्सन है नाम जानता था वो, उनको बुला के लाइए, ठीक है। वो बीच कमेटी में से गए और उसको बुला के लाए, उनको बैठाया कि सर ऐसे ऐसे बात है। तो क्या अच्छा ठीक है, तो क्या करना है सर मुझे, तो अपने एक पर्सन वापस उन कमेटी में भेज दिए कि आप वहाँ पे जाके बैठिए। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आके सेट हो जाइए, आप खुद ही क्वेश्चन पूछना, लेकिन जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे ना, उन क्वेश्चंस का आप इसको ट्रांसलेट कर देना कि हम क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपनी लैंग्वेज जैसे ये सिलेक्ट ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन उन्होंने मलयाली में उनको ट्रांसलेट किए प्रॉपर, और उस बंदे ने बहुत अच्छा आंसर दिया था, ठीक है। मतलब बाद में उसको अप्रिशिएट भी किया था कि बहुत अच्छा आंसर दिया, और वो बच्चा कुछ बताया, और बाद में बड़ी बात 19 में वो सेलेक्ट भी हुआ था, ठीक है। तो उनको लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, तुमको इंग्लिश में देना है, तुमको हिंदी में देना है, तुमको किसी भी भाषा में देना है, तुमको तमिल, तेलुगु, मलयाली, असमीज, किसी भाषा में देना है, जिस भाषा में तुम देना चाहते हो उस भाषा में तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए वो लोग रेडी हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि तुम सेलेक्ट होना है, उनको टारगेट है, हम तुमको सेलेक्ट करके मानेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो सोचो इतना सारा कुछ कर रहा है गवर्नमेंट डीएई तुम्हारे लिए कि तुम आओ इंटरव्यू दो अच्छे से और अपना सिलेक्शन लो, ठीक है। तो बात मैं स्टार्टिंग किया था कि भाई तुम्हारा जा क्या रहा है, कुछ नहीं जा रहा ना। सोचो कि तुम अपने आप को अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो पूरी ज़िंदगी याद रखोगे ना कि तुम डीएई के टॉप ग्रेड साइंटिस्ट से 1 घंटे बात करके आए हो, ठीक है। तुमने 1 घंटे से उनका डिस्कशन किया है, वो भी डिस्कशन कैसा, टेक्निकल डिस्कशन किया है तुमने उनके साथ, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ये चीज़ रहेगी। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो ठीक है, और होता है तो तुम भी कभी इंटरव्यू लेने के लिए बैठोगे कमेटी में, कोई बहुत बड़ी चीज़ है। तो पर आगे तो लाइव पढ़िए पूरी, ये चीज़ हो गई इंटरव्यू के बारे में जो तुम्हें बताने वाला। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैकेंसी कितनी है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मैकेनिकल के 800 बंदे बुलाए डीएई ने, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल, मैकेनिकल के 800 बंदे बुलाए, केमिकल के 300 बंदे बुलाए, जितने भी बंदे बुलाए उतनी ही वैकेंसी उतनी ही है जितने बंदे बुलाए। मतलब लिखित में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुमको, थिंकिंग बता रहा हूँ तुमको कि थिंकिंग कैसा है। तुमका थिंकिंग ऐसा है, जितने भी बंदे हमने बुलाए इतनी ही वैकेंसी, वो मान के चल रहे हैं इतनी वैकेंसी है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि जिस बंदे का इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है ना, अच्छा जाता है जिस बंदे का इंटरव्यू, आज तक आप
आज सर्च करना, कोई बंदे जो बोले कि मेरा इंटरव्यू सेलेक्ट नहीं हुआ, कोरा पे सर्च करना, कहीं पे सर्च कर लेना, जितना भी आपको बैचमेट किसी भी पूछे ना, कोई बंदा अगर ये बोल दे कि मेरा इंटरव्यू तो बहुत बढ़िया गया था और मेरा बीआरसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बंदा बोल नहीं सकता ऐसा, ठीक है। मेरा इंटरव्यू 19 में 1 घंटे 4 मिनट चला था, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने बोल दिया, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैं वो जो इंटरव्यू दिया, जब मैंने 20 में इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, ठीक है। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो जो इस बार का बहुत अच्छा था ना, 20 वाला जो बहुत अच्छा था, अगर मैं उसको 100 की रेटिंग दूँ तो 19 में जो मैंने इंटरव्यू दिया वो कितना अच्छा था, वो था उसका 40% अच्छा था। मतलब मेरे को 40% ही मान के नॉलेज थी, या 40% ही मैं दे पाया। नॉलेज कम थी, मैं मान रहा हूँ, 1 साल में मैंने बहुत मेहनत किया था उसके लिए, ठीक है। तो मैं बोला कि भाई मैं तो बहुत अच्छा दिया, 19 में सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन किसी से पूछना कि सच में तुमने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए थे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर देना जरूरी नहीं है, सारे क्वेश्चन आंसर देना जरूरी मतलब कि सारे क्वेश्चन आंसर दिए, मतलब कि बेसिक। जब भी किसी बंदे का सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब 800 वैकेंसी, 800 बंदे बुलाए मैकेनिकल के, 800 में 750 बच्चे उन्होंने निकाल दिए। वो 750 बच्चे का निकालने का एक ही लॉजिक होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, कि अगर तुम कहीं बेसिक में गलती कर रहे हो, वो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। बेसिक मतलब सिंपल सिंपल पूछा कि भाई कोई एक बड़ा क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया, तुम उसमें नहीं कर पा रहे हो सॉल्व, तुम्हें हेल्प कर रहे हैं, और सिंपल तुमने स्टार्ट कर दिया, और तुमसे सिंपल पूछ रहा हूँ, पूछो हाँ, जो तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, अच्छा ठीक है, तुमने क्या किया हो, तुम बोला कि सर ऐसे किया हूँ, ये तो बायोन्सी फोर्स। अरे बायोन्सी फोर्स ये क्या होता है, हमको तो नहीं पता बायोन्सी फोर्स क्या होता है। इस तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे बहुत प्यार से, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर बायोन्सी फोर्स तो सबको, मतलब तुम क्या सोच रहे हो अंदर से, ऐसे बायोन्सी फोर्स सबको पता होता है, कब से पढ़ रहे हैं बायोन्सी फोर्स हम, ठीक है। तो क्या नहीं आज थोड़ा एक्सप्लेन करो, कैसे कैसे लगता है बायोन्सी फोर्स, सर इसका फॉर्मूला ये, नहीं फॉर्मूला ठीक, कहाँ से आया ये फॉर्मूला, सर ऐसे से आया, हाँ ओके वेरी गुड चलो आगे बढ़ो, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन में बीच बीच में बेसिक क्वेश्चन डालते रहते हैं, बेसिक के तुमको बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है, और उन बेसिक के साथ साथ तुमको क्या है ऊपर कराते हैं, जितना भी क्वेश्चन तुमसे पूछा है उसका डिफिकल्टी लेवल जो भी है तुमको वहाँ तक लेके जाते हैं बेसिक के साथ। अगर तुम बेसिक नहीं बता पा रहे हो, ठीक है, तो तुम वो बोलेंगे भाई ऑब्वियस बात, तुम खुद ही मान जाना चाहिए तुम लायक नहीं हो, क्योंकि तुम बेसिक्स क्वेश्चन नहीं बता पा, बेसिक ही नहीं तुम्हारा क्लियर है। तो जो मैं बोला था 19 में मेरा अच्छा इंटरव्यू हुआ, मतलब ओवरऑल एवरेज, लेकिन मैं अब बोल रहा हूँ, उस टाइम भी मैंने बोला था कि हाँ, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, कि मुझे पता था कि रीज़न क्या है, क्या रीज़न था। मेरा 44 मिनट तक 45 मिनट तक बहुत शानदार इंटरव्यू जा रहा था। अरे बड़ी बात क्या है, मैं बेसिक पे क्यों बोल रहा हूँ, तुम बोले यार बेसिक तो कभी गड़बड़ा सकता है ना किसी एक दो बंदे का, किसी एक दो सब्जेक्ट पे, यार गलत चीज़ है। वो तुमसे चार सब्जेक्ट पूछते हैं जनरली, भाई बताओ बेस्ट तुम्हारे कौन से 4 सब्जेक्ट हैं, उन 4 सब्जेक्ट्स पे तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। उन 4 बेस्ट सब्जेक्ट्स में से तुम्हें किसी एक सब्जेक्ट के तुम्हारे बेसिक्स खराब हैं, तो तुम कितने एफिशिएंट हो गए, 75% एफिशिएंट हुए ना, कहाँ बचता है, तुम साइंटिस्ट बनने लायक नहीं हो उनके अकॉर्डिंग। और जनरल कोई देखा जाए तो वही बंदा यही चीज़ सेम चीज़ बोलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, मेन बात क्या रही तुम्हारी कि भाई बेसिक तुम्हारे बहुत अच्छे होने चाहिए, सिंपल सी बात है, तभी वो सिलेक्ट करेंगे। अगर 800 बंदे अगर जाएं और 800 के 800 बंदे पूरी जान से अच्छे से मेहनत करके जाएं और वहाँ जाके बेहतरीन इंटरव्यू देना, मैं गारंटी दे सकता हूँ 800 बंदे का सिलेक्शन वो कर सकते हैं, इतना उनमें है। ऐसा पॉसिबल, अब बोलोगे ऐसा हो सकता है, नहीं होता है ऐसा, क्योंकि हर टाइप के बंदे जाते हैं वहाँ पे, तो इसीलिए वैकेंसी ऊपर नीचे होती रहती है, इनकी रिक्वायरमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार क्या है, जब मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट यही चेक करना है। इस बार मैं बंदों को, हर वो बंदा जो डिजर्विंग है मैं चाहता हूँ वो बंदा फॉर्म भरे, हर वो बंदा जो डिजर्विंग है वो मैं चाहता हूँ वो बंदा अच्छे से एग्जाम दो, और हर जो बंदा जो डिजर्विंग है वो मैं चाहता हूँ बेहतरीन तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करे और इंटरव्यू दे के आए, और वहाँ जाके वो क्वेश्चन मार्क डाले इनके ऊपर कि भाई कितने बंदे ने इस बार, हम इतने बेहतरीन बंदे हमारे पास आए हैं। ये मैं चाहता हूँ कि देखता हूँ कितने वैकेंसी इस बार क्रिएट करते हैं वो हर ब्रांच के लिए, इस तरीके से, ठीक है। तो इस सफ़र में अगर तुम चाहो तो मेरे साथ दे सकते हो, तो देखते हैं कितने बंदे इस बार सेलेक्ट होते हैं इसमें। ये हो गई एक बहुत बड़ी चीज़ इंटरव्यू के लिए। मैं बताया वैकेंसी कितना है, 800 वैकेंसी है मैकेनिकल में, मान के चलो 800 वैकेंसी रियल में, हाँ है। अगर तुम कर सकते हो तो भाई वो करके दिखाओ, इस बार तुम्हारे अंदर ये सब चीज़ है, ठीक है। तो जब मैंने 20 में एग्जाम दिया तो 20 में क्या था कि मैंने वही 4 या 5 सब्जेक्ट तुमसे लिखवाए, मेरा बेसिक्स एक भी क्वेश्चन में गड़बड़ाया नहीं, एक भी बेसिक्स क्वेश्चन में नहीं गड़बड़ाया। और मैं बता रहा हूँ तुमसे कि मैं
5 सब्जेक्ट मैंने बोले, 4 सब्जेक्ट मैंने बोले, और उन्होंने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा, और सोचो कि हाँ, पहले ये बात करता हूँ कि जब मैं अच्छे से तैयारी कर गया इंटरव्यू की, बेहतरीन तैयारी थी मेरी, सोचो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना हाई हो सकता है। तो मैं 20 में इंटरव्यू देने गया, तो मैं खड़ा था, और जैसे ही मैं गया तो मैं बहुत कंफर्टेबली रूम में एंटर हुआ था, बहुत कंफर्टेबल, हंसते हुए। तो उन्होंने कहा ये तो कंफर्टेबल है बच्चा, बोले बैठो। हाँ, देखा विनीत कुमार, मैं जी सर विनीत कुमार। कहे अच्छा और बताओ कैसा रहा खाना पीना। मैं कहा सर बहुत बढ़िया खाना पीना, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो कह रहे अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम बोले हो कि तुम इससे पहले इंटरव्यू दियो। मैं कहा हाँ सर, उसमें ऑप्शन आता है लिखने का कि तुम दियो, तो वो पूछते हैं। मैं कहा हाँ सर मैं इंटरव्यू दिया 19 में। अच्छा तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तुमको पता चला तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैं कहा जी सर मेरा सिलेक्शन क्यों है सर मुझे पता है। तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था लास्ट टाइम। मैं कहा जी सर मेरा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था। अरे क्यों नहीं होना चाहिए तुम्हारा सिलेक्शन। मैं कहा सर क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन में बहुत बेसिक चीज़ थी वो गड़बड़ कर दिया था मैंने। तो वो कह रहे अच्छा क्या क्वेश्चन था। फिर बोले नहीं रहने दो, वो क्वेश्चन रहने दो क्योंकि हम तो फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। मैं कहा जी सर। तो तो मैं तुम्हें बताता हूँ वो क्वेश्चन क्या था। वो सिंपल क्वेश्चन था, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन था। तो वो सिंपल, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था। एक टैंक है, टैंक में 2 होल कर रखे थे बिल्कुल नीचे। वो क्वेश्चन का ये था इधर से होल कर रहे हैं, इस पानी इसमें डाल रहे हैं, उस होल से पानी निकलेगा। ठीक है, मैं कहा जी सर निकलेगा पानी। ठीक है, तो पानी का लेवल ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। मैं कहा सर पानी का लेवल ऊपर जाएगा क्योंकि सारा पानी तो निकलेगा नहीं। तो इधर से पानी डालोगे, एक ड्रम है, वापस बोल रहा हूँ, एक ड्रम है बड़ा सा, वाटर का टैंक है, उसमें बॉटम पे 2 होल कर रखे हैं, मतलब सिलेंड्रिकल वर्टिकल बॉल में बिल्कुल बॉटम पे। तो एक बॉल से पानी को इन कर रहे हैं, डाल रहे हैं पाइप से, एक ऐसी हवा में ओपन है। तो उनका क्वेश्चन था जैसे इधर से पानी डालेंगे तो पानी सारा बाहर निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन। मैं कहा नहीं से सारा पानी बाहर नहीं निकलेगा, कुछ पानी तो अंदर रहेगा। अरे अच्छा, तो मैं क्या होगा। मैं कहा ये थोड़ा लेवल बढ़ता रहेगा। ओके, तो लेवल बढ़ता ही रहेगा। मैं कहा नहीं सर एक लेवल पर रुक जाएगा ये। तो उस टाइम क्या होगा, जितना पानी इस टाइम डालोगे उतने पानी निकल जाएगा। वेरी गुड सर, ग्राफ बनाओ। मैंने ग्राफ बना दिया। अब वो उनका क्वेश्चन था इस ग्राफ को बताओ, ये 45 मिनट से बाद की बात है, मेरा डिस्कशन चल रहा है। उनका क्वेश्चन था कि अब बताओ कि ये इसका ग्राफ का इक्वेशन क्या आएगा। और वो बहुत ईजी है, ऐसा कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम कैसे निकाल सकते हो। तो मैं उसको निकालने वाला था कि इतने ही एक सर ने बोल दिया कि अच्छा ये बताना कि जो इधर से पानी निकल रहा है ना, उसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो क्या, वो उसकी इक्वेशन बना बताना। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है सर। और फिर एक सर ने बोला कि वो वैसे मतलब ड्रॉ कर देना कि ऐसे इस पे बनाओ ग्राफ, ये हाइट इधर लो टाइम इधर लो, ऐसे उन्होंने 2-3 बोले कि हाँ 2-3 एक्सेस बनाओ टाइम के साथ, ऐसे वैसे बनाओ। क्वेश्चन आ गए। अब क्या है कि शायद वही चेक करना चाह रहे हो कि प्रेशर में कैसे मैं कर सकता हूँ हैंडल। जैसे ये सब हुआ ना, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। अब मैं बिल्कुल भी मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ कि क्या 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 करूँ, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा। और वो लोग भी ऐसे परेशान हो गए कि यार इसका तो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, मतलब हो सकता है बोला कि यार हमने गलती कर दिया कि इसके साथ, बेचारे के साथ कोई भी इस तरीके से मतलब डाल के प्रेशर डाल दे। तो वो लोग क्या किया, ठीक है अरे रिलैक्स हो तुम, सिंपल चलते हैं, चलो वापस स्टार्ट करते हैं, बस तुम इसका इक्वेशन बनाओ। बट मेरा क्या है, शट डाउन हो चुका था। ठीक है, या तो ये मान लो कि मेरे को उतना ही कॉन्फिडेंस था उस साल 19 में जो भी था। तो अब मैं क्या सिंपल बेसिक इक्वेशन भी मतलब सिंपल क्या है, एनर्जी को कंजर्व नहीं कर पा रहा उनके सामने। मतलब वो लोग मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं, बता रहे हैं हाँ ऐसे करो स्टार्ट करो, तुमने सही बताया था ग्राफ ये वो, लेकिन मतलब हो गया नहीं हो पा रहा। ठीक है, काफ़ी डिस्कशन हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, उसमें भी थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका था। और उसके बाद वो मैं बाहर निकल गया। बाहर जब पहुंचा तो तब कूल हुआ, तो मैं तुरंत याद आया। फिर मैं वापस आने की कोशिश किया अंदर इंटरव्यू पैनल में, तो वो बंदर रोक लिया बाहर की, नहीं सर आप नहीं जा सकते। मैं कहा भाई मुझे याद आ गया, मैं तो अभी देखो अंदर भी नहीं गया हूँ और तुम्हारा नेक्स्ट इंटरव्यू भी पर्सन भी नहीं गया, मुझे 1 मिनट जाने दो बस। ये नहीं सर आप नहीं जा सकते। फिर मैं कहा चलो जाने दो यार, रूल के मतलब अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, जाने दो। तो इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ मेरा 90 सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करता था। मैं खुद बोल रहा हूँ अपनी ये बात। ठीक है, इस तरीके से। तो हर बंदे से पूछो, जितने बंदों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा किसी भी साल में, गारंटी से बोलता हूँ वो बंदा खुद बता देगा ईमानदारी के साथ कि भाई मैं डिजर्व नहीं करता था, मैं वहाँ पर फंस गया था, यहाँ पर फंस गया था, इस तरीके से। और जो बंदे सेलेक्ट हुए उन बंदा बता रहा हूँ कि हाँ जो सेलेक्ट हुए, अब पहले अपना एग्जाम्पल देता हूँ। सेलेक्ट हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस कितना हाई था इस बार। मैं गया और बताया ना पूरा एकदम बिल्कुल मस्त कंफर्टेबली खड़ा हो गया कि सर, उन्होंने कहा नहीं बैक साइड की बात नहीं करेंगे, नई बात करेंगे, अभी से स्टार्ट करेंगे तुम्हारा इंटरव्यू। मैं कहा जी सर। तो वो बोलने से पहले मैं खड़ा हो गया जी सर बोर्ड पर। तो वो कह रहे कि मतलब हम तो कंफर्टेबल करते हैं कि कहाँ से आए हो कैसे आए हो, कि सबसे पूछते हैं, ये तो बंदा बड़ा एनर्जेटिक है। तो कह रहे ओके तो स्टार्ट करें क्या। मैं कहा जी सर स्टार्ट कीजिए। तो फिर वो बोले कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा लास्ट सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारा इसका सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तुम्हें लगता है।
तो तुम्हारी गलतियाँ थी वो तुमने मतलब उनको दूर कर लिया। मैं कहा सर इस बार मैं कोई भी गलती करूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरे इस बार कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं इतना अच्छे से पढ़ के आया हूँ कि मैं गलती करूँगा ही नहीं। तो वो लोग थोड़ा हंसने लगे कि मतलब अच्छा ऐसा एक बहुत बढ़िया बात है यार, ये तो अच्छा कॉन्फिडेंस तुम्हारा। चलो तो एक सर बोले चेयरमैन ही साइड वाले के, अच्छा चलो देखते हैं तो तुम कितना अच्छे से पढ़ के आए हो, तुम्हें नॉलेज कितना है, देखते हैं चलो। ठीक है, पहला क्वेश्चन उन्होंने पीछे पूछा कि मतलब अब मैकेनिकल वाला हो जाएगा, वो जनरल बात कर रहे हैं कि चलो बताओ एक सिंपल कड़ा है, सिंपल कड़ा मतलब कि रिंग है, ठीक है, रिंग को ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन था। कहाँ से टूटेगा ये सब चीज़ें पूछना स्टार्ट कर दिया। कहाँ से टूटेगा मतलब अब ये थोड़ा चला गया मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब ये हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो उसमें क्या बहुत चीज़ें आती हैं। ठीक है, और सिंपल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन है, और मेरा फर्स्ट लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सब बेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, और सोचो कि मेरे पैरों के नीचे ज़मीन जा चुकी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कभी सुना ही नहीं है भाई साहब। मेरे दिमाग में आया विनीत तेरा सिलेक्शन इस बार भी गया, तो वो बोले कि हाँ बताओ। तो अब इसकी क्या है, इंटरव्यू की जो प्लानिंग की थी मैंने, यो वहाँ पे वो बहुत काम आई मेरे। मैं बाद में तुझे डिस्कस करूँगा अच्छे से, तुम एग्जाम क्रैक कर लोगे कि क्या प्लानिंग की थी मैंने, ये बहुत काम आई यहाँ पे। मेरे क्वेश्चन नहीं आया था, मुझे पता भी नहीं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और मुझे कोई फील कभी देखा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं किसी बंदे के मुँह से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कोरा पढ़े हैं, इंटरव्यू पढ़े हैं उस पर यूट्यूब पर, नहीं बिल्कुल नया क्वेश्चन था, कभी नहीं सुना मैंने किसी से ये क्वेश्चन। ठीक है, और जो लास्ट टाइम में बता रहा था तुमसे क्वेश्चन 2019 में जो टैंक वाला था, वो भी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था डीए के अंदर, वो भी कहीं कोरा वोरा पे नहीं पड़ा था, वो हमेशा एक पैनल में एक नया क्वेश्चन पूछते हैं, तभी मैं वहाँ फंस गया था। ठीक है, तो ये हो गया, और उसके बाद मेरा क्या ख़त्म। मैंने कहा नहीं तू तो गया भाई, जो आने जाने के पैसे मिलेंगे बस वो ही दे रहे हैं, और लेके निकल जाओ यहाँ से, ये इतना ही मिलेगा तुमको। तो मैंने कहा भाई ठीक है। अब क्या है, मेरा प्लानिंग जो था इंटरव्यू का कि भाई मैं इंटरव्यू, ये तो टेक्निकल पढ़ लिया, मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैंने इंटरव्यू प्लानिंग भी किया था कि मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा, कहीं फंसूंगा तो क्या करूंगा, जैसे लास्ट टाइम मैंने गलती की वो नहीं करूंगा, तो कैसे कैसे उसको ओवरकम करना है। तो मैंने कहा मैं घूम गया बोर्ड की तरफ, मैंने मस्त तरीके से रिंग बनाई, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, मस्त रिंग बनाई, उसका जैसे ये 2 फोर्स लगाए, ऐसे एक फोर्स इधर एक फोर्स लगा दिया, ऐसे फोर्स लगा दिया मैंने, खड़ा हो गया। अब क्या है कि हमारे मैकेनिक में सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो तुम्हारा रहता है कि भाई ठीक है, जो क्वेश्चन तो है, जो तुमको क्वेश्चन पूछा गया उस पर उसी एरिया की बात करो बस खाली। तो मैंने क्या हाफ मैंने उसमें से जो नीचे, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है ना, हाफ कड़ा मैंने मिटा दिया, हाफ रिंग, अब बस उनको फोर्स कर दिया F/2 आधा था फोर्स, क्योंकि अब मैं ऊपर वाले कड़े की बात कर रहा हूँ हाफ की। तो वो देख के बड़ा अच्छा लगा, अरे मतलब उनको लगा कि बच्चा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे को खुद दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या है, उनको लगा कि बच्चा आगे बढ़ रहा है, खुश हुए। अब ये बना के मैं रुक गया, मुझे पता ही नहीं क्या करना क्या है इसके बाद। तो वो देखे अरे क्या हो गया, तो मैंने कहा सर कि तो मैं चुप हो गया। तो कह रहे करो करो, तो वो समझ आ गया कि भाई इसको नहीं, इससे समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो कह रहे अच्छा ऐसा, तुम्हें क्या लगता है कहाँ छूटेगा ऐसा, मतलब बॉटम छूटेगा या टॉप से टूटेगा, तुम्हें क्या लगता है कहाँ से टूटेगा ये। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि सर ये जो है अप साइड टूटेगा, अपर साइड से। तो कह रहा अच्छा, तो तुम उसको बता नहीं पा रहे लेकिन क्यों टूटेगा है। मैंने कहा सर नहीं, मैं कहा सर नहीं सोचा, सर सोच रहा हूँ थोड़ा मैं। तो कह रहा है कि हाँ सोचो सोचो, तो ऐसा करो, थोड़ा इसको होल्ड कर देते हैं। मैं कहा सर इसको एक लाइन खींच दो, इस साइड आ जाओ बोर्ड में। मैं कहा सर, तो तुमने वो पढ़ा है हुक डिजाइन। अब पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैं बस एक टॉपिक छोड़ गया था, वो था हुक डिजाइन, क्योंकि वो गेट के सिलेबस में नहीं था, कॉलेज में था मेरे, और सर ES में भी है मैकेनिकल में, मैं वही छोड़ गया था, और वो ये क्वेश्चन उसी पे था। ठीक है, तो वो मेरे से बोले कि तुमने पढ़ा है हुक डिजाइन। तो मैंने कहा कि सर अब सोचो भाई, मैं ये जनरल बता रहा हूँ, अभी ऐसा नहीं मैकेनिकल की बात चल रही है, जनरल बात चल रही है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या। तो कह रहे कि हुक डिजाइन तुमने पढ़ा है। मैं कहा नहीं सर। मैंने बोला नहीं सर ये नहीं पढ़ा। तो क्या तुम तो लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैं कहा सर मैं एक्चुअली मैं गेट की प्रिपरेशन किया था, ऐसे ऐसे बात है। तो क्या तुम्हारे कॉलेज में था। मैं कहा सर कॉलेज में था। तो वहाँ पर तुमने पढ़ा होगा। मैं कहता हाँ वहाँ पर पढ़ा था, लेकिन मतलब अभी मैं प्रिपरेशन नहीं किया इसका। कोई ना, कॉलेज में पढ़े होगे तो तुम्हें याद तो है। तुम कौन से पास आउट हो। मैं कहता 18। अरे 18 तो भाई तुम यंग हो, ये है वो है, और तुम्हें कैसे भूल सकते हो चीज़ों को। मैंने कहा हाँ, और हम देखो ऐसे तुम थोड़ा बहुत थोड़ा मस्ती वस्ती करने लगे। चलो स्टार्ट करते हैं, बनाओ हुक के। हुक कैसे बनाया, मतलब बोर्ड उस पर बोर्ड पे वो भी मुझे नहीं आ रहा था। हुक का जो एक्चुअल हम हुक डिजाइन करते हैं वो वाला शेप नहीं आ रहा था।
तो वो बताने लगे कि भाई पान की तरह होता है, ये सब होता है, एक हेल्प कर रहे हैं, मतलब तुम्हारे उनको चाहिए कि तुम्हें लेना है, उनको ऐसा नहीं कि अरे ऐसा कुछ नहीं तो भगाओ इसको हटाओ, ऐसा नहीं है उनका, लेना है। इस तरह से सारे बंदे सपोर्ट कर रहे हैं, एक सिंगल बंदा नहीं, ठीक है। और बीच में हाई चीज हो रहा है, एक बंदा तुम्हें बीच में से वो करता रहेगा, टोकता रहेगा, अरे सर आप इसकी हेल्प ज़्यादा कर रहे हो, इस तरीके से। फिर बाद में पता थोड़ी देर बाद वही बंदा तुम्हारी सपोर्ट करेगा, ऐसे वो करते रहते हैं, अपना बैलेंस करते रहते हैं। तो इसको पान के पत्ते तरह होता है, इसको थोड़ा मोड़ दो, ऐसे करते ऐसे करके उन्होंने पूरा बनवाया पहले हुक, फिर बोले अब बताओ इस पर एक वेट लगा देते हैं। मैं कैसे वेट लगा दिया, वहाँ से स्टार्ट किया। अब क्या हुआ कि ये करते 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 वो मेरे को छेड़ते रहे एक तरीके से। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसे कोई ये करते करते वो 7 से 8 मिनट जा चुके थे, ठीक है। उनका पेशेंस टूट जाता अगर क्वेश्चन पर आगे स्किप कर दिया, एक क्वेश्चन स्किप हुआ तो मतलब बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जा चुका है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने बोला सर, हाँ सर इसका आंसर मुझे आ गया। तो कह रहे कि ये जो चीज़ है ना, मेरे इंटरव्यू ध्यान में मैं इसको आगे यूज़ करूँगा, ये मेरा बहुत एक कीवर्ड बना था मेरे को, हर क्वेश्चन के बाद सर आ गया मुझे सर इसका आंसर। तो उसके बाद क्या किया, मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, धर 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 पूरा एकदम बोर्ड पे पूरा पान वाला, और मेरे से खड़ा हो गया, कहा ये देखो कर दिया सर। बड़ी खुशी मिली उनको भी, मुझे भी। तो बोले वेरी गुड, अब ऐसा ना, कब ऐसा करो, यही सेम कॉन्सेप्ट यूज करके तुम तो यार बहुत एक्सीलेंट हो, बहुत टैलेंटेड हो, अब इसको क्वेश्चन सोल्व कर दो। मैंने कहा अब मुझे लगा था कि ये मतलब जा चुका है क्वेश्चन। मैं वापस इस क्वेश्चन पे आया, तो बोले यार अब फिर मेरे को समझ में नहीं आया, बट अभी वो हेल्प नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको अब वो हेल्प कर चुके हैं। मैं खड़ा ऐसे सोचता कि भाई कैसे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैं बताऊंगा तुमको, जब भी हेल्प करेंगे ना, कभी तुम्हारी रॉन्ग हेल्प नहीं करेंगे, तुमको कभी मिस गाइड नहीं करेंगे, तुम्हें साथ में गाइड करेंगे। तुमको लिंक करना आना चाहिए, तो तुम्हारी हेल्प की है वो तुम कैसे उस हेल्प को लिंक कर सकते हो अपने क्वेश्चन से, यही तुम्हारा टैक्टिस है, कुछ नहीं है। कभी मिस गाइड नहीं करेंगे तुमसे, कभी गलत रॉन्ग तुम्हें वो नहीं देंगे, इनपुट कभी भी नहीं देंगे, या देंगे या तो नहीं देंगे, देंगे तो हमेशा राइट देंगे। मैं अब दिमाग में था, ये मैंने सॉल्व किया है, जितना इसमें दिमाग लगाया वही से दिमाग लगाया, ये क्वेश्चन सॉल्व होना है, अगर ऐसा है अगर ये सही बोल रहे हैं तो थोड़ा सोचा, दिमाग लगाया और पूरा सॉल्व किया। फिर मैंने 2-2.5 मिनट बाद बोला, मैं कहा सर आ गया सर पूरा क्वेश्चन, समझ में आ गया। सेकंड टाइम अभी वो कुछ नहीं बोले, ये कीवर्ड बना था, बाद में देखना इस पर कितना उन्होंने मजे लिए, ठीक है। तो सर मैं समझ में आ गया, तो बोले हाँ वेरी गुड बताओ बना। तो मैंने इस बार स्टार्ट किया था, तो ये पूरा मिटा दिया मैंने राइट वाला, और पूरा ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बोले वेरी गुड यार, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन चला, और इसमें कुछ उसका मॉडिफिकेशन चले, और वो करके मेरा 20 से 22 मिनट पहला क्वेश्चन चला। ऐसे ऐसे करके ये आगे की बात इंटरव्यू करेंगे। ये जस्ट तुम्हें बताया गया कि वो लोग तुम्हारी कितनी हेल्प करते हैं इंटरव्यू में, उनको तुम्हें लेना है, फिक्स बात है। किस बैकग्राउंड से आए हो, कौन सा IIT है, NIT है, स्टेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है, कोई लेन देन नहीं। गेट में कितने नंबर आए, BRC में कितने नंबर आए, कौन सा ईयर पास आउट हो, कोई लेन देन नहीं। कुछ चीज़ से कोई लेन देन है नहीं, कहाँ से आए हो, ठीक है, और कैसे हो दिखने में, कुछ भी उनको कोई लेन देन नहीं है भाई, सिंपल बोल रहा हूँ। लड़की हो लड़का हो, कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल। उनका दिमाग एक कौन टारगेट है, अगर टेक्निकल नॉलेज है, तुम साइंटिस्ट बनने लायक हो, हम तुम्हें सेलेक्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंटिस्ट बनने वाले लायक नहीं हो, तो तुम जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आना तो नेक्स्ट टाइम अच्छे से आओ, नहीं आए तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो तुम कर सकते हो। ये तुम्हें एग्जाम्पल इसलिए दिया, इसमें कोई टेक्निकल नहीं था, बस तुमको समझाने के लिए कि तुम्हारी हेल्प करते हैं। अभी बोला तो सर हेल्प उन्होंने किया, आपका कैसे मतलब बोल सकते हो, नहीं वो हेल्प डायरेक्ट नहीं कर रहे थे कुछ कोई बताने के लिए, वो बस खाली हेल्प कर रहे थे कि तुम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, हुक डिजाइन कर सकते हो। तो हुक डिजाइन मेरे से कराया सारा, हुक हेल्प नहीं किया, कुछ इनपुट नहीं देते। इनपुट मतलब भाई हुक कैसे बनता है, जनरल बात तुमसे बताते हैं, वो हेल्प करते हैं इस तरीके से। ऐसे करके मेरा सारा इंटरव्यू चला। बड़ी बात, मेरे को 2 क्वेश्चन मतलब कुछ 8-10 क्वेश्चन मेरे से पूछे गए। 2 क्वेश्चन थे जो मेरे को अच्छे से पहले से दोनों ने पूछा, मेरे को आते थे, बाकी मेरे से 8 क्वेश्चन नहीं आते थे, किसी से नहीं आते। जितने सारे सेलेक्ट हुए ना, उनमें से किसी बंदे को नहीं आते। जो सेलेक्ट नहीं हुए उनमें तो किसी को नहीं आए होंगे, ऑब्वियसली बात, वो हेल्प की बात भी नहीं कर पाए, तभी सेलेक्ट नहीं हुए। ऐसा ही रहता है, ठीक है। हाँ उनको चाहिए भाई बेसिक सा यूज करो, क्योंकि वो नया क्वेश्चन दे रहे हैं ना भाई, तुमको ये ऐसा क्वेश्चन कभी मिलेगा ही नहीं। तो तुम ऑब्वियसली बात साइंटिस्ट बना रहे हैं, तुमको देख रहे हैं कि तुम साइंटिस्ट बनने लायक हो या नहीं हो, वही चीज़ चेक करनी है उनको। ये सब हो गया। तो अब ये मेरे इस स्टोरी का पूरा सार क्या था, इंटरव्यू स्टोरी का मतलब ये, तुम सिलेक्शन के लिए वहाँ जा रहे हो और वो सिलेक्शन के लिए बैठे हैं, 800 बंदे बुलाए, तो वैकेंसी कितनी है, बोलो अपने मुंह से, वैकेंसी 800 ही है भाई, ठीक है। हर ब्रांच के बता रहा हूँ, जितने बंदे बुलाए इस तरीके से। तो इसलिए
मैं चाह रहा हूँ इस बार, मेरे दिल की इच्छा है कि भयंकर तरीके से बंदे एग्ज़ाम दें और भयंकर तरीके से यहाँ पे बंदे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके जाएँ और जाके मतलब वो लोग बोलें कि यार क्या भेज आया है इस बार। हर बंदे की तैयारी इतनी भयंकर लेवल पे है, ठीक है, और हम इसको रिजेक्ट कैसे करें? हमारे पास 800 बंदे बुलाए, 808 सेलेक्ट करने पड़ेंगे हमको, लेकिन वो इस बात से पीछे नहीं हटेंगे, करेंगे सेलेक्ट, वो 800 सेलेक्ट करेंगे अगर तुम, क्योंकि तुमको कैसे बोलेंगे, वैकेंसी तो फिक्स है ही नहीं उनकी, उनको चाहिए बंदा, जो जितने साइंटिस्ट हैं आ जाओ भाई, R&D करेंगे ना, बाहर देश को आगे बढ़ाना है भाई, ठीक है। और ये हमारा एकदम बिल्कुल मेन कोर हमारा DI पार्ट है, पूरे इंडिया की जान है, DI, इसरो, DRDO अपने 3 R&D सेंटर है, पूरे इंडिया की जान है अपनी। और अपने मोदी जी पूरा एकदम पूरे देश को इस तरीके से ले जाके जाते हैं कि हमको फील होता है कि यार हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। उनका काफ़ी बड़ा मोटिव है, काफ़ी बड़ा इनक्रेज किया है मोदी गवर्नमेंट ने, मतलब BJP गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों के साथ ले गई है तीनों R&D सेंटर को, और पूरा एकदम फोकस करते हैं चीज़ों पर, ठीक है। तो हर कोई पता चाहता है कि वो सेलेक्ट करें, तो सेलेक्ट हो गए। तो भाई इस बार जितने भी लोग हो, प्लीज़ कुछ नया कर दो हिस्ट्री में, सारे बंदे जो भी, तुमको जाना नहीं जाना बात की बात है यार, तुम्हारी रैंक फर्स्ट आई है गेट में, तुम कुछ भी हो, तुम कहीं सेलेक्ट हो सकते हो ONGC IOCL में, लेकिन तुम पहले सिलेक्शन एक बार BRC में लो, तुम्हारे लिए हमेशा एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बन जाएगी ये कि तुम BRC में सेलेक्ट हो, क्योंकि इंडिया का जैसे IIT JEE एडवांस का पेपर टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का किसी भी ग्रेजुएट उसमें 12th लेवल में, वैसे ही सेम मान के चलो कि ये BRC का इंटरव्यू इंडिया का टफेस्ट इंटरव्यू है, टफेस्ट इंटरव्यू है वो, ठीक है। जो वो बंदा फेस करेगा, वो सिलेक्शन हो या ना हो, बहुत कुछ सीखने को लेके आएगा और उसके साथ ज़िंदगी साथ जाएगा, सिलेक्शन हो या ना हो, मैं दोनों के लिए बार बार बोल रहा हूँ। और हर ब्रांच के लिए यही है कि यार वैकेंसी तुम्हारी सब में है, DAE को क्या पूरे मतलब हर R&D सेंटर को चाहिए, R&D सेंटर को साइंटिस्ट चाहिए ना भाई, R&D करेगा कौन, साइंटिस्ट चाहिए। तो और वो बुलाते भी, देखो 16 गुना बच्चे बुला रहे हैं वो, ठीक है। और उनका 16 गुना टारगेट नहीं है कि भाई 16, हमारी वैकेंसी 50 है, 16 गुना 800 बुला लो, ऐसा नहीं है उनका टारगेट, ठीक है। उनका टारगेट ये है कि यार हम 800 बुला रहे हैं, जितना अच्छे से अच्छा हमको मिले बच्चे वो सारे आए, ठीक है। तो बहुत अच्छे तुम एग्जाम दो, हो सकता है वो ज़्यादा बच्चे बुला लें, 1200 बच्चे बुला लें मैकेनिकल में, और 1200 सेलेक्ट हो जाएँ किसी भी ब्रांच में से, हर तरीके से पीछे नहीं हटेगा DAE, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा DAE कर रखा है पूरे ऑल ओवर इंडिया, हमारा सब कुछ चल रहा है, सब बढ़िया, पूरे इंडिया में R&D चल रही है। अब तो इंडिया